अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपना चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जो है वो एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स और जो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आखिर में दिए हुए हैं, एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस जो हैं वो तमाम के तमाम सॉल्व करेंगे। तो एंड ऑफ यूनिट क्वेश्चंस में जो है आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एमसीक्यूज हैं, न्यूमेरिकल हैं और साथ ही साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि थोड़े अलग हैं। तो उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा और डिटेल में करवाऊंगा और उन तमाम का सॉल्व भी आपको दे दूंगा, तो आप चैप्टर जो है वो इजीली ये ख़त्म कर सकेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि नोट्स जो है वो बन गए हैं इंग्लिश के, इस्लामियत के, और फिजिक्स के नोट भी जो है वो 1-2 हफ्ते में बन जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। नोट्स की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, एक नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ है। और अगर ग्रुप में ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा। ग्रुप में जो है वो एक ही बार फीस पे करनी होगी साल में, जिधर नोट्स जो है वो फ्री मिल जाएंगे आपको ग्रुप में। ठीक है, तो चले आ जाए, सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज आपको लिख के दिया हुआ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ। तो इसमें कहा जा रहा है कि न्यूटन का जो आपके पास लॉ था, यानी जो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़वाया गया था, उस लॉ को क्या कहा जाता है। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये तो इसका एक नाम हो गया। उसका दूसरा भी नाम था जो कि मैंने आपको लेक्चर में ड्यूरिंग द लेक्चर बताया था। तो पहला जो है वो ये है कि लॉ ऑफ स्पीड, लॉ ऑफ रेस्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा नाम है, यानी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमने इनर्शिया के ऊपर बात की थी। इनर्शिया जो एक प्रॉपर्टी होती है जिस्म की और एक प्रॉपर्टी होती है, खसूसियत होती है बॉडी की, जिसको जो है हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी इज कॉल्ड। तो बॉडी के अंदर जो मैटर होता है उसकी वजह से कौन सी क्वांटिटी आती है और उसे क्या कहा जाता है। यानी हमारे अंदर जो है वो गैसेस भी मौजूद है, हमारे जिस्म के अंदर वाटर भी मौजूद है, लिक्विड पानी भी मौजूद है, और साथ ही साथ जो है वो सॉलिड चीज़ें भी मौजूद है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है इन तमाम चीज़ों के से मिलकर मास बनता है। यानी जितने भी मैटर हमारे अंदर मौजूद हैं, जो मैटर्स हमारे अंदर मौजूद हैं, उससे जो है वो मास बनता है। तो ये जो है वो मास होगा, MASS, मास। ठीक है, चलें अब जो है वो तीसरा एमसीक्यूज पढ़ते हैं और तीसरे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा एमसीक्यूज भी कुछ इसी तरह का है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो क्या होती है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन को जो है वो क्या कहा जाता है। देखिए, क्वांटिटी ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि जब जो है बॉडी जो मोशन कर रही हो तो उस वक़्त उसके पास क्या चीज़ होती है। यानी जब एक बॉडी है जिसके पास मास है और वो वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगा और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वो मोमेंटम कहा जाता है। तो मोमेंटम क्या होता है, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, सही है, और उसके पास जो है वो मास हो, यानी वेलोसिटी से मूव करे और उसके पास मास हो, तो ये जो है हमारे पास मोमेंटम होता है। ठीक है, तीसरे का जो राइट आंसर था वो मोमेंटम था। अच्छा, अब चौथा देखते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो ये बात आपने पढ़ी थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, देखिए कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कंजर्व रहना, यानी चेंज ना आना। तो चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। इससे भी आप चीज़ें समझ सकते हैं अगर लॉज के बारे में ये चीज़ें आ रही हों। तो ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। जो मोमेंटम पहले होता है, यानी टकराने से पहले होता है जो मोमेंटम बॉलों का, वही मोमेंटम बॉल्स का टकराने के बाद होता है। तो क्या हुआ, रिमेन कांस्टेंट हुआ या रिमेन मोर मोमेंटम हो गया, रिटेन मोर मोमेंटम हो गया, या लॉसेस सम मोमेंटम, या नन ऑफ अबव इज ट्रू। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जब मोमेंटम में तब्दीली ही नहीं आई, जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम टकराने के बाद भी रहा, तो क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, यानी चेंज नहीं आया। तो जब चेंज नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन यानी वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट। जब कोई चीज़ टकराए या जब कोई चीज़ मोशन करे और एक ही वेलोसिटी से एक ही चीज़ से मोशन करती रहे तो उसे कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस।
इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन। देखिए आपको ये बात अच्छी तरीके से पढ़ा दी थी कि अगर वेट जो है वो ज़मीन यानी अर्थ पर अलग होगा और चांद पर यानी मून पर अलग होगा और मार्स पर और दूसरे प्लेनेट्स पर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल अलग है, मास जो हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल अलग है, मून की ग्रेविटेशनल पुल अलग है और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पुल है मार्स पर वो अलग होगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल अलग होने से वेट भी अलग अलग आएगा, अर्थ पर वेट अलग आएगा और मून पर अलग अलग आएगा। तो वेट जो है वो तब्दील किसकी वजह से हो रहा होता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। क्योंकि मास तो आपको पता है कांस्टेंट ही रहता है, चाहे आप अर्थ पे मेजर करें या उसे जो है वो सन पे या उसे जो है वो मून पे ले जाके मेजर करें। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल हो जाता है। तो स्पेलिंग में थोड़ी सही करके लिख देता हूँ इसकी, GRATATIONAL, ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटी की वजह से वेट में तब्दीली आती है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला है W=mg। जब g तब्दील होगा तो ये भी तब्दील होगा। 6 देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। एम्प्टी शॉपिंग कार्ट यानी शॉपिंग कार्ट किसे कहते हैं? वो जो ट्रॉली आप सुपर मार्ट में और जहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर ट्रॉली लेके घूम रहे होते हैं। तो आपने एक बात तो नोट की होगी कि अगर उसमें वजन ना हो तो वो हल्की होती है, और आगे लिखा हुआ है कि देन अ फुल वन, अगर वो भरी भी हो यानी उसके अंदर आप सामान शॉपिंग वॉपिंग कर लें तो वो भारी हो जाती है। बिकॉज द फिल्ड कार्ट हैज मोर मास देन द एम्प्टी वन, दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय। तो आपने ये बताना है कि आपको ये बात तो पता है कि अगर शॉपिंग कार्ट यानी जो ट्रॉली है जिसमें आप शॉपिंग का सामान डाल रहे हैं, ग्रॉसरी जमा कर रहे हैं घर की, तो वो जब आप शुरू में जब मॉल में जाते हैं या सुपर मार्ट में जाते हैं तो वो हल्की होती है, लेकिन जब सामान आ जाता है तो भारी हो जाती है। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? फॉर्मूले में। यानी अगर आपको जो है वो ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मास कम होगा तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो उस वक्त उसमें कोई मास नहीं होता तो कम फोर्स लगानी पड़ती है। जब आप शॉपिंग कर लेते हैं तो उसमें मास ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो सही कौन सा हुआ? बी, कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, या फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो मास जो है वो ज़्यादा होगा। यानी मास पे जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे ये एक्सप्रेस हो रहा है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है आपने ये बताना है। हम बहुत जो है इससे डिस्कस कर चुके थे कि ये जो है वो अवे होती है, यानी अवे फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से जो है वो दूर जा रही होती है ये। और इसको मैं डायग्राम बनाकर भी आगे समझा दूंगा, क्योंकि आगे जो है ये आपको मिलेगा, इसकी डायग्राम बनाने का आगे सवाल मौजूद है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है क्योंकि ये उसमें नहीं दी हुई है आपको नोट्स वोट्स में, तो इसलिए मैं आपको अलग से भी करवा रहा हूँ ताकि चैप्टर भी अच्छा रिवाइज हो जाए। अच्छा, 8 में आपको कहा जा रहा है कि फ्रिक्शन अपोज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ। तो देखें, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मोशन कर रही है, यानी कोई चीज़ है जो कि आप स्लाइड कर रहे हैं एक सरफेस पर, या समझ लीजिए ये पेन है और मैं इसे स्लाइड कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को आपको पता रोकती है, और इसकी वजह क्यों होती है? यानी फ्रिक्शन जो है वो किसी भी चीज़ में क्यों पैदा हो रही होती है? रफनेस की वजह से। ठीक है, खुरदुरापन होने की वजह से, जिसे उर्दू में बोला जाता है खुरदुरापन। ठीक है, तो खुरदुरापन होने की वजह से मोशन मुश्किल होती है। आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको शाइनी बना दूं, यानी ऑयल गिरा दूं इसके ऊपर या इसको किसी तरह से शाइनी बना दूं, तो मोशन बहुत आसानी से होगा। तो रफनेस की वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन पैदा होती है और मोशन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रफनेस का मतलब होता है खुरदुरापन। ठीक है, तो इसके नोट्स में बना रहा हूँ, जल्द ही बन जाएंगे। तो जब बन जाएंगे तो रफनेस ऑफ सरफेस, तो जब बन जाएंगे तो मैं आप तक शेयर कर दूंगा 1-2 हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, फिजिक्स के नोट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलें, नोट्स जो है वो हमने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारे खुद के नोट्स होंगे। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी नीचे आपको मुख्तलिफ स्टेटमेंट बताई गई हैं, तो उनमें से एक स्टेटमेंट सही है। तो आपको मैं ये बात बताता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना वो तमाम फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू।
क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो आखिरी पॉइंट होता है जिस तक बॉडी रुकी हुई होती है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा की वैल्यू की फोर्स लगाई जाए बॉडी पर तो बॉडी मोशन करना शुरू कर देती है। काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको पता है बॉडी मूव कर रही होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन में रोल कर रही होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्लाइड कर रही होती है, यानी घिसी जा रही होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी रेस्ट में रहती है, और रेस्ट में जो फ्रिक्शन होती है वो मोशन करने वाले फ्रिक्शन से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि कहा जा रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से या काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इन तीनों फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑल, यहाँ क्या आएगा, सही क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू, तमाम जो है वो ट्रू है, ये जो है इन तमाम से ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यूज नंबर 10 है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10 जो है वो एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ से अब न्यूमेरिकल जो है वो आपके शुरू होते हैं, तो उसे जो है वो न्यूमेरिकल की तरह हमने जो है वो करना होगा। तो चले आ जाए, अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, पूरा डेटा बनाकर और प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो ये रिमूव कर देता हूँ, और एमसीक्यूज नंबर 10 का जो आंसर है वो न्यूमेरिकल की तरह है, यानी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो ही उसका आंसर आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि फिर हमारे पास थोड़ा सी जगह ज़्यादा हो जाए। तो कहा जा रहा है कि अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 kg। क्रेट किसे कहा जाता है, क्रेट जो है वो खोखे को कहा जाता है, यानी जिसकी ऊपर की जगह जो हो वो खाली हो, जिसमें सामान रखा जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने पेप्सी की जो बोतलें आती हैं रेगुलर, वो क्रेट में आती हैं। ठीक है, तो जिसमें सामान रखा जाता है उसे क्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये गिवन डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हाथ के हाथ डेटा लिखते रहा करें ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो और समझ में आने में भी आसानी हो। तो गिवन डेटा में आपको सबसे पहले वैल्यू दी हुई है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इन्होंने 25 kg का। तो आज जो है वो मैथ की क्लास नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है, ग्रुप में जो है उनको भी बता देता हूँ, क्योंकि आज जो है वो फिजिक्स की क्लास लूँगा। ठीक है, फिजिक्स की क्लास में तमाम आपको चीज़ें कराऊंगा इंशाल्लाह। कल से जो है वो मैथ और फिजिक्स दोनों की क्लासें आपको मिला करेंगी। ठीक है, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा बड़ी क्लास होगी, तो फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी लेंथी क्लास, तो इसलिए मैथ की क्लास मैं आज नहीं लूँगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल से तमाम क्लासेस आपको ऑन टाइम मिलेंगी। तो कहा जा रहा है कि अक्रॉस ग्राउंड लेवल विथ अ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे कहते हैं कि ये जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है और ये ऊपर की तरफ वर्टिकल होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो कोई चीज़ जब खींची जाएगी तो हॉरिजॉन्टल खींची जाएगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली खींची जा रही है ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल पर। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स यहाँ पर आपको दी हुई 60 न्यूटन की। ठीक है, अगर आपको पहचानने में मुश्किल होती है ना किसी चीज़ को कि फोर्स है या एक्सेलरेशन है, तो यूनिट देख लिया करें, तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी यहाँ मौजूद है, फ्रिक्शन भी आपको पता है कि एफ होती है। ठीक है, फ्रिक्शन भी आपके पास है, और आपको पता है कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, यानी ये फोर्स लगाई जा रही है और ये फ्रिक्शन है जो कि ज़मीन से मिल रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो आप अप्लाइड फोर्स यानी जो फोर्स लगा रहे हैं आप दूसरी डायरेक्शन में होगी। तो फिर यह कहा जा रहा है कि एक्ट ऑन अ स्लेज। स्लेज किसे कहा जाता है, आपने देखा होगा कि बर्फ पर जो है वो आगे जो है वुल्स बांधे हुए होते हैं, यानी आगे जो है वो कुत्ते जैसे कोई चीज़ें जो होती हैं वो बांधी हुई होती हैं। स्लेज किसे कहा जाता है स्टूडेंट, स्लेज जो है आपने देखा होगा कि बर्फ पर एक गाड़ी घसीटी जा रही होती है, जिसके आगे एनिमल्स को भी बांधा हुआ होता है या इंसान खुद भी घसीट रहा होता है, तो उसे जो है स्लेज कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है ये हमारा ये जो क्रेट है ये रखा हुआ है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज, तो स्लेज की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है स्लेज की। अब दो फोर्स दी हुई हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपको पता है कि ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन है। अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस कर दीजिए, आपके पास वो फोर्स आ जाएगी जो कि वाकई ही स्लेज पे लग रही होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हमारे को पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, F इज इक्वल टू एम में। अच्छा, ये स्टूडेंट अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर जो है हमें फोर्स निकालनी होगी। और फोर्स कैसे आएगी, आपको जो है वो पहले वाली फोर्स से दूसरे वाली फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट लग रही होती है अप्लाइड फोर्स के। तो जब आप अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे तो आपके पास वो फोर्स आ जाएगी जो कि वाकई ही स्लेज पे लग रही होगी। तो चले यहाँ पर जो है आप माइनस कर देते हैं, तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई, टोटल फोर्स, टी से लिख देते हैं इसे। और ये हो गई आपके पास F, ये जो हो गया आपके पास F, ये F हो गया अप्लाइड फोर्स, और ये हो गया F K, और ये K कौन सा है,
काइनेटिक फ्रिक्शन यानी जो कि लग रही है, और F क्या है? अप्लाइड फोर्स। तो चलें इसको ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो गया F माइनस एफ के, और ये हो गया एम ए, तो m उसके नीचे ले आते हैं, तो F माइनस एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आती है? जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 60 है, ये -20 है, और ये आपके पास है 25। तो चले माइनस कर दीजिए, आ गया 40 और ये आ गया 25। तो कितना हो गया आपके पास? 20 डिवाइडेड बाय 25 आपके पास आ गया 1.6 मीटर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है वो आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही आया आंसर में, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आपका जो है वो पॉइंट ए बी सही है, बी में आपको दिया हुआ है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो चलें अब अपने एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज तो कर लिए, न्यूमेरिकल्स करते हैं आप, और जो डेफिनेशन है वो करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो सबसे पहला सवाल है उसको देखते हैं, डिफाइन मोमेंटम विथ यूनिट। तो मोमेंटम जो है हमने, चले यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, मोमेंटम जो है हमने डिफाइन करना है कि मोमेंटम जो है वो क्या होता है। तो मोमेंटम जो है हम पढ़ चुके हैं, तो चले मैं आपको मोमेंटम भी बता देता हूँ और उसका यूनिट भी बता देता हूँ। तो स्टूडेंट आपको जो है वो सिंपली लिखी हुई नज़र आ रही होगी मोमेंटम की डेफिनेशन, कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये जो है वो मोमेंटम होता है। आपने यही डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है, यही जो है इसका आंसर बनेगा। और मोमेंटम के कितने यूनिट्स होते हैं? मोमेंटम के जो है हमारे पास 2 SI यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक यूनिट होता है हमारे पास जो एक यूनिट्स होता है वो केजी यानी मास, और मीटर सेकेंड यानी वेलोसिटी। या फिर इसका दूसरा जो यूनिट होता है हमारे पास, जो कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। 2 यूनिट्स इसके जो है वो सिंपल हमारे पास होते हैं। तो ये जो है हमारे पास मोमेंटम होता है, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज लिख लीजिएगा, और यही इसका जो है वो आंसर था। चलें अब अपना अगला सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा अगला सवाल जो है वो देखते हैं किस तरह से होगा। तो अगला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, ठीक है। उसमें कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ। तो चलें इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सिंपल मैं सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ ये कैसे जो है वो होगा। तो ये मैंने आपके लिए लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। तो गिवन डेटा आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। इसमें आपने मोमेंटम पता करना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि फाइंड द मोमेंटम, यानी मोमेंटम पता करो। तो जो बॉडी मूव कर रही है उसका जो मास है वो है आपके पास, ठीक है, मास है 6 kg, 6 kg का मास है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? वो मूव कर रही है 25 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, आप इसको जो है वो इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो पता क्या करना है आपने? मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो चले आप इसको आगे क्या करना है? सोल्यूशन लिखना है इसका। तो आपको फॉर्मूला लिखना होता है तीसरे स्टेप में, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ लिख लेते हैं बाकी का। तो आपके पास मास कितना दिया हुआ है? 6 kg, और वेलोसिटी आपको 25 dv है। तो कितना आ जाएगा ये? इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 6 को 25 से, क्योंकि 25 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता। 6 मल्टीप्लाई बाई 25, तो आपके पास आ गया 150। और मोमेंटम का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। या अगर आप चाहें तो एक और यूनिट भी लिख सकते हैं इसका, वैसे ज़्यादातर यही यूनिट लिखा जा रहा होता है, ठीक है। अगर आप दोनों में से कोई भी यूनिट लिख देंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, लेकिन ज़्यादातर ऊपर वाला यूनिट ही जो है वो आ रहा होता है, ठीक है, इनवर्स। तो ये जो है आपके पास आ गया मोमेंटम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी हो गया हमारा, 1 का पार्ट बी हो गया। अच्छा, अब जो है 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह से होगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है वो करते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी यूनिक है कि उसके अंदर आपको कहा तो जा रहा है कि वेलोसिटी पता करो, लेकिन मोमेंटम दिया हुआ है और साथ में कुछ और नहीं दिया हुआ। तो कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, यानी गिवन डेटा से मुराद आपको क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो देखिए, आपको जो है वो कहा जा रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी अगर मोमेंटम जो है आपके पास इतना है?
मोमेंटम कितना है 200 न्यूटन सेकेंड, ठीक है, ये आपको सेकेंड यूनिट था, न्यूटन हमारे पास मोमेंटम का हमने पढ़ा है। अच्छा, मास कहाँ से लिखेंगे आप? मास वही होगा जो ऊपर आपको दिया हुआ है 6 kg, ठीक है, 6 kg ही मास होगा। एक और भी इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आगे होगा, ठीक है, वो भी करेंगे। तो आपने पता क्या करना है, सिंपल, आपने पता करना है मोमेंटम, सॉरी आपने पता करना है वेलोसिटी, मोमेंटम आपको पता है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लिखना है mv, ठीक है। तो इसको सेट करा दीजिए, आपको पता करना है वेलोसिटी ना के मोमेंटम, ठीक है। तो ये m इधर आ गया, v इधर आ गया, तो v इधर लिख लीजिए और ये m हो गया, ठीक है। तो v क्या है आपके पास, p क्या है, p जो है 200 है और ये 6 है, मास जो है वो 6 है। और 6 कहाँ से लिखेंगे, हमने मास जो है वो ऊपर वाला ही लिया जो कि हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 के जो बी में दिया हुआ था। तो 200 डिवाइडेड बाय 6, तो पॉकेट कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा तो उनसे ये चीज़ें आराम से निकल आएंगी। 33.33 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको भी 2 यूनिट में लिखा जा सकता है, एक ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए 33। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो आपने निकाला है, बस यूनिट तब्दील हो सकता है, मतलब 2 तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों ही तरीके सही हैं, आप चाहें तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमारा जो है ये बिल्कुल सही आया है, ठीक है। चलें अब अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं और उसके देखते हैं कि कितने पार्ट्स और क्या क्या हमें उसमें करना है। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो ए है पार्ट वो करते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नहीं उतारूंगा मैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन आपको साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स अर्थ ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ऑन इट, तो कहा जा रहा है कि एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। डायग्राम बनाता हूँ, नीचे आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ की सरफेस है, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और ये जो है वो नीचे आ रहा है। देखिए ये मैं चले इसे गोल बना देता हूँ वरना आप समझेंगे कि कौन सा ऐसा अर्थ है जो फ्लैट होता है, ठीक है। तो अर्थ ये हो गई हमारी अर्थ, ये जो है वो एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, कहा जा रहा है कि डज अर्थ ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखें ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो अर्थ की तरफ आ रहा है, क्या अर्थ जो है वो भी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा, रिएक्शन की सूरत में। क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हम जो है वो जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन तो होता ही है। तो ये भी एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, कि बॉडी जो है अर्थ की तरफ आ रही है। तो ये बात बता दूं कि अर्थ भी जो है वो कुछ फोर्स लगा रहा है उसकी तरफ, हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ जो कि जमीन की तरफ आ रहा है। अब कैसे हो रहा है ये, इसका आंसर जो है आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट इसका क्या आंसर है कि अर्थ एंड एनी बॉडी पुल ईच अदर। तो अर्थ हो या कोई भी बॉडी हो, अर्थ पे रखी हुई कोई भी बॉडी हो, तो अगर बॉडी अर्थ पर फोर्स लगाती है तो अर्थ भी जो है वो बॉडी पर फोर्स लगा रहा होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, यानी जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल का लॉ है इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरा एक लॉ है जिसमें हमारे पास फॉर्मूला भी मौजूद है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो है अगर अर्थ जो है वो फोर्स लगाता है किसी चीज़ पे, तो यानी अगर कोई चीज़ अर्थ पे फोर्स लगाती है तो अर्थ भी जो है वो दूसरी चीज़ पर फोर्स लगा रहा होता है। लेकिन अर्थ जो है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, यानी कई जो है वो मिलियंस में मास है, इसका बहुत ज़्यादा मास है, तो अर्थ जो है वो मोशन नहीं कर पाता, ठीक है। अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मोशन नहीं कर पाता, मिलियंस में नहीं कहीं बिलियंस में मास है, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ जो है वो मोशन नहीं कर पाता ऑब्जेक्ट की तरफ, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ मोशन कर रहा होता है, लेकिन अर्थ भी फोर्स जो है वो लगा रहा होता है। तो यही बात ये भी यहाँ भी यही लिखी हुई है कि अर्थ एंड एनी बॉडी पुल ईच अदर्स towards themselves, the force applied on both of them remaining the same, but the changes in position of an object is determined by its velocity and acceleration। तो आप जो है वो फोर्स भी निकाल सकते हैं कि कितनी जो है वो फोर्स इन दोनों के दरमियान है, यानी कितनी फोर्स जो है वो अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है और कितनी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगा रहा है, ये आप निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल लॉ से, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से, ठीक है। ये जो है वो फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है न्यूटन ग्रेविटेशनल का। तो न्यूटन ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, Gm, ठीक है, me, ये me जो है वो मास ऑफ अर्थ है और ये m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये जो है हमारे पास डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान का। तो इससे जो है आप
फोर्स निकाल सकते हैं कि कितनी फोर्स इन दोनों के दरमियान लग रही है। तो अर्थ जो है इसका आंसर यही होगा जो कि मैंने आपको लिखवा दिया है, बीइंग द सेपरेशन बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स नाउ एक्सेलरेशन ऑफ दीज बॉडीज। तो अगर अर्थ जो है वो, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ फ्री फॉल होते हुए आ रहा है, तो ये बात याद रखिएगा, अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्थ मोशन नहीं कर पा रहा होता, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही अर्थ की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, और अगर आप फोर्स निकालना चाहें कि इन दोनों के दरमियान कितनी फोर्स है, तो वो फोर्स इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है जो कि न्यूटन ने ही हमें दिया था। और ये फॉर्मूला भी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही निकाला गया है। ठीक है, उसी को इस्तेमाल करके निकाला गया है, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो इसका आंसर था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब न्यूमेरिकल है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी है वो न्यूमेरिकल है। कहा जा रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन डेटा देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आपको क्या दिया हुआ है, बॉडी का जो है एक मास दिया हुआ है। उस बॉडी का मास है आपके पास m लिख लेता हूं मैं, ये m1 लिख लेते हैं। ठीक है, 10 kg। चले m ही लिखते हैं क्योंकि एक ही बॉडी है, तो दूसरी बॉडी m1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मूविंग विद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, ये vi, यानी इस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, वो है 10 मीटर सेकेंड। तो एक मास है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास इतना है और वेलोसिटी इतनी है उसके पास। अब फोर्स एक्ट फॉर, और फोर्स जो है यानी फोर्स लगती है कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए। 5 सेकेंड के लिए फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो फोर्स लगने की वजह से रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी कम हो जाती है। v2 कितनी आ जाती है आपके पास, 2 मीटर सेकेंड। ठीक है, यहाँ इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, v1 और v2 ही रखेंगे। फाइंड द मोमेंटम बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। तो मोमेंटम पता करना है। ठीक है, पता क्या करना है आपने, टू फाइंड मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर दो मोमेंटम आएंगे, एक मोमेंटम आएगा p1, ठीक है, और एक आएगा p2। यानी मोमेंटम वो, पहला मोमेंटम वो कि जब फोर्स लगने से पहले था, ठीक है, जो फोर्स लगने से पहले था मोमेंटम वो, और दूसरा मोमेंटम वो जो फोर्स लगने के बाद था। क्यों, क्योंकि जो है फोर्स लगने की वजह से मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो दो मोमेंटम आएंगे। तो पहला मोमेंटम आप कैसे निकालेंगे, यानी p1 कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो जो आपको मास दिया हुआ है वो आप v1 के साथ, यानी m को v1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपके पास p1 आ जाएगा। और आपको पता है चाहे आप जितनी भी वेलोसिटी बढ़ाएं, मास सेम ही रहता है। ठीक है, अगर मैटर में छेड़खानी नहीं की जा रही, यानी मैटर को चेंज नहीं किया जा रहा। आपने अभी एमसीक्यूज में इस बात को पढ़ा था कि मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसे मास कहते हैं, यानी कितना मैटर जिस्म में मौजूद है वो सब मिलकर मास बनता है। तो आपके पास जो मास है वो है 10 और वेलोसिटी भी 10, तो ये हो गई आपके पास 100 जो है आपके पास मोमेंटम आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। फॉर p2 करते हैं, p1 तो निकाल लिया, तो p2 के लिए हम क्या करेंगे, m और v2। चले, m क्या है आपके पास वही रहेगा, और v2 क्या है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, ये आंसर 1 हो गया, ये आंसर 2 हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक साथ उतारें, ऊपर नीचे भी लिखे रहते, बस आंसर ऊपर ब्रैकेट बना दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसके दो आंसर निकले। या बेहतरी ये भी है कि दोनों को एक साथ ही लिख दिया जाए, v1 और p1 और p2, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये तो हमने कर लिया। अच्छा, अब ये कहाँ लिखा जा रहा है हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाई अ वायर फेंस इज डिजाइन इन द हेलमेट ऑफ बैट्समैन। चलें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब आप वैसे तो दे सकते हैं वर्डिंग में, लेकिन लिखने में शायद मुश्किल हो सकती है आपको। ठीक है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये सवाल का जवाब जो मैंने खुद ही लिखा है, और बाकी सवाल के जवाब भी खुद ही ढूंढे, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास एक हेलमेट है। आपने बैट्समैन को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, तो वो हेलमेट पहना हुआ होता है। तो उस हेलमेट के आगे, यानी जहां पर बैट्समैन का फेस होता है, उसके सामने आपने देखा होगा कि लोहे की छोटी छोटी जो है वो वायर इस्तेमाल की जा रही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता हेलमेट के पूरा गोल हो और ना आगे से कुछ दिख रहा हो ना पीछे से, तो फिर बैट्समैन जो है वो बॉल कैसे खेलेगा, उसको पता क्या होगा कि बॉल कहाँ आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हेलमेट के अंदर छोटे छोटे से वायर होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो वायर क्यों लगाए जाते हैं हेलमेट के अंदर। अब उसकी कोई वजह तो होगी, फजूल में तो लगे भी नहीं होंगे। तो पहली वजह तो ये हो गई स्टूडेंट के भाई
वो जो बैट्समैन है उसके चेहरे पर बॉल ना लगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो जो वायर है, जो वायर फेंस लगाई हुई है वो ना हो तो डायरेक्ट बॉल जो है वो बैट्समैन के मुंह पर आके लगेगी। और आपको पता है कि बॉल की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये स्पीड डायरेक्ट इस स्पीड से आगे बॉल जो है वो बैट्समैन के चेहरे से टकराई तो बैट्समैन जो है वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो सकता है, जख्मी हो सकता है। तो इसीलिए ये वायरें लगाई जाती हैं और फोर्स जो है वो कम हो जाए, जो है वो टाइम बढ़ जाए फोर्स का, ठीक है, और ये उसके चेहरा सेफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, द वायर फेंस डिजाइन डस नॉट लेट द बॉल हिट द फेस। तो वायर फेंस जो है वो नहीं इजाजत देती कि बॉल जो है वो डायरेक्ट चेहरे पर आके लगे, और जो फोर्स है उसका जो टाइम है वो बढ़ जाए। यानी अगर फोर्स जो है वो ज्यादा टाइम तक किसी चीज पे लगती रहेगी तो फोर्स कम हो जाएगी। हम ये पीछे मोमेंटम में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ जा रहा है, आगे लिखा हुआ है कि ऑफ बैट्समैन विदाउट वायर फेंस बॉल विल डायरेक्टली हिट द बैट्समैन फेस, ही और शी विल बी इंजर्ड सीरियसली। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर ये वायर फेंस नहीं होगी तो बॉल डायरेक्ट बैट्समैन के चेहरे से टकराएगी आके और फोर्स डायरेक्ट उसके लगेगी चेहरे पर आके और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। तो ये जो वायर फेंस होती है, ये जो हेलमेट के अंदर लगी होती है, बॉल इससे आके टकराती है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स और आपको बात पता है मोमेंटम और टाइम का फॉर्मूला क्या है। तो फोर्स जब टाइम बढ़ जाता है यानी ज्यादा टाइम तक बॉल टकराए रहती है, ठीक है, फोर्स के ज़्यादा टाइम तक बॉल टकराए रहती है वायर फेंस के साथ, तो ये जो हमारे पास फोर्स होती है ये कम हो जाती है और बैट्समैन को नुकसान नहीं होता, वो बच जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द मैच बॉल लग जाती है आके, तो अगर वो बॉल ना हो फैंस तो आपको पता है कितनी बुरी तरीके से बैट्समैन जख्मी हो सकता है। तो यही इसका आंसर था, ठीक है। आखिर में ये चीज़ लिख लीजिएगा, आखिर में ये जो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी है ना, ये लिख लीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे पास इसी के ऊपर बात हो रही है कि फोर्स का टाइम बढ़ जाता है और बॉल डायरेक्ट आके नहीं टकराती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा आपको डिफाइन कर दिया कि डायरेक्ट बॉल ना लगे बैट्समैन के चेहरे से आके, बॉल जो है वो फैंस पे लगे जिससे उसका चेहरा जख्मी ना हो। चलें अब जो है अपना अगला करते हैं, पार्ट बी करते हैं इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब सवाल बी दिया हुआ है उसका जवाब देखते हैं और वो कैसे होगा उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आसान सवाल है, ठीक है, कोई मुश्किल सवाल जो है नहीं है ये, बस आपने जो है वो समझ लिया होगा तो आपको बात खुद भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं और फिर इसका जो है वो आंसर निकालते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि हाउ डज इट्स प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज। तो ये जो हेलमेट होता है जो बैट्समैन पहनता है ये कैसे इंजरीज से बचाता है ये बताना है। पहले में तो हमने ये बता दिया कि ये वायर फेंस क्यों लगाई हुई होती है, ठीक है। अब दूसरे में हमने बताना है कि ये इंजरी से कैसे बचा रहा होता है, क्या साइंस लगी हुई होती है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हेलमेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन हेड एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू रिड्यूस स्पीड बिफोर समथिंग स्ट्राइक टू इट। तो यहाँ भी यही बात हो रही है। इसका इतना सही जवाब बनेगा कि ये जो हेलमेट होता है ये इसलिए पहना जाता है कि जो भी चीज़ है पहले उससे आके टकराए, ठीक है। आसान तरीके से समझाऊं तो जो भी चीज़ है वो पहले हेलमेट से आके टकरा जाए। तो जब कोई चीज़ हेलमेट से आके टकरा जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ को, उस बॉल को या किसी भी चीज़ को हमारे सर तक लगने में। तो जब टाइम बढ़ जाएगा, यहाँ पे वही बात है, जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी और ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा तो फोर्स इतनी कम हो जाएगी कि वो जो है वो चीज़ का अंदर फोर्स खत्म ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे डायरेक्ट फोर्स नहीं मिल रही होती, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसे मुसलसल फोर्स दे रही हो। देखिए अगर आपके पास एक बुलेट है, एक बुलेट है, चलें इस बुलेट को थोड़ा मैं अच्छा बनाता हूँ, साफ सुथरा। तो ये बुलेट बना दी मैंने, ठीक है, ये हो गई हमारी बुलेट। चलें इस बुलेट को इसको थोड़ा और सही करके बनाता हूँ, ठीक है, ये बुलेट हो गई हमारी। अच्छा अब समझ में आ रही होगी। अगर ये बुलेट किसी वॉल से आके टकरा रही है तो आपको पता है कि ये बुलेट इससे आके टकराएगी, तो जब ज़्यादा टाइम लगेगा यानी ज़्यादा देर तक ये बुलेट दीवार से टकराएगी और टाइम लगता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा इस बुलेट और दीवार के दरमियान, तो इसकी फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। टाइम बढ़ता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बुलेट को कहीं और से फोर्स नहीं मिल रही है। एक बार जो गन से फोर्स मिल गई, यानी जो पाउडर था इस बुलेट के अंदर जिसने से फोर्स दे दी एक बार, बस वही इसके पास फोर्स थी। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रही इसके पास। जब ये बुलेट गन से निकली थी उस वक्त इसके पास मैक्सिमम फोर्स थी, और जब ये मूव करती रही, गन यहाँ पर थी, ठीक है, तो इधर मैक्सिमम फोर्स थी इसके पास। ये आगे आती रही तो फोर्स कम होती रही और यहाँ पर आके टकरा गई, टाइम बढ़ता गया,
और आगे नहीं मूव कर पाई, जो है वो वेलोसिटी कम से कम होती गई, ठीक है, और टाइम बढ़ता गया तो फोर्स कम से कम होती गई और एक वक्त ऐसा आया कि बुलेट जो है वो ज़मीन पे आके गिर गई। अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसी तरह से बॉल भी है, आकर हेलमेट से टकराई, ये हेलमेट का पीछे का हिस्सा बना देता हूँ, आकर हेलमेट से टकराई, ठीक है, बॉल है कोई भी चीज़ है वो हेलमेट से टकराई, टाइम बढ़ता गया और फोर्स जो है वो कम होती गई और इतनी कम हो गई कि बॉल जो है वो ज़मीन पे गिर गई, ठीक है। तो इसीलिए हेलमेट पहनते हैं कि टाइम बढ़ जाए, फोर्स को ज़्यादा लगे, फोर्स जो है वो ज़्यादा देर तक रुकी रहे और हम जो है वो सेफ हो जाएं, ठीक है। तो चले, अब इसका तो हमारे पास आंसर आ गया, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, शो हो रहा होगा आपको इसका भी आंसर। तो अब जो है वो क्या करना है, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सम कॉमन एग्जाम्पल। तो अब जो है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने बताना है अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है ये हमें बताना होगा। तो चलें इसे रिमूव करते हैं, फिर न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट्स और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है कि अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, ठीक है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसकी जो है वो कॉमन एग्जाम्पल भी देनी है, तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल हो गई, एक हो गई हमारे पास एग्जाम्पल जो हो गई वो हो गई, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, उतार लीजिएगा एग्जाम्पल। इसकी जो एक एग्जाम्पल हो गई वो हो गई हमारे पास कार, ठीक है, एक हो गई कार कि अगर कार जो है वो कार एट रेस्ट, कार जो है वो रुकी हुई है, कार इन रेस्ट, एट नहीं इन लिख लीजिए, कार इन रेस्ट, अगर गाड़ी रुकी हुई है तो वो जो है वो रुकी ही रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी। दूसरी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये पहली एग्जाम्पल जो है वो पहले जो इसका पहला पार्ट है उससे रिलेट कर रही है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, मोशन नहीं करेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब जो है वो दूसरी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो दूसरी एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है बॉल इन मोशन, ठीक है, बॉल इन मोशन, बॉल जो है वो मोशन में, यानी अगर कोई बॉल जो है वो मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी अगर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी की फोर्स ना लगे, ठीक है, जो फ्रिक्शंस है, जो चीज़ें उसे रोक रही हैं, अगर वो ना लगे तो बॉल जो है वो नहीं रुकेगी। आप कोई ऐसी जगह पर ले जाके बॉल को मूव कराएं जहां पर ना कोई ग्रेविटी है ना ही जो है वो कोई एयर रेजिस्टेंस है, तो बॉल को अगर एक बार आपने मोशन कराया तो वो मोशन ही करती रहेगी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हो गई। चलें, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। चलें अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं पहले। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है वो करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हमारा पार्ट बी आ गया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन लिस्ट सम कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इन लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट बनानी है, ठीक है, और कितनी, बस 5-6 चीज़ें लिख दीजिए या कमी चीज़ें लिख दीजिए कि वो चीज़ें लिखनी है जो कि इनर्शिया की वजह से, जो इनर्शिया की खसूसियत की वजह से जो है वो आ रही होती हैं, यानी वो चीज़ें जो कि इनर्शिया की वजह से आ रही होती हैं और डेली लाइफ में हम उसको देख रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अगर ये काम हो रहा है तो इनर्शिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, इसमें पहला काम है यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड व्हेन अ सडन ब्रेक इज अप्लाइड। तो इनर्शिया क्या करता है, आपको इनर्शिया पता है कि वो इनर्शिया क्या खसूसियत होती है कि अगर कोई चीज़ रुक गई है तो उसे वो कंटिन्यू मोशन कराने की कोशिश करता है इनर्शिया, ठीक है, या अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो तो रुकी ही रहती है, ठीक है। यानी ये खसूसियत होती है बॉडी की, इनर्शिया जो है खसूसियत होती है जो कि बॉडी को कंटिन्यू मोशन करने पर मजबूर करती है। और ये आपने महसूस की होगी कि अगर आप किसी बस में बैठे हुए हैं, बस वाला एकदम से ब्रेक लगा दे लेकिन आप फिर भी आगे की तरफ मोशन करते हैं तो वो इनर्शिया की वजह से होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड व्हेन अ सडन ब्रेक इज अप्लाई। तो आप जो है वो आगे की तरफ खींचते हैं अगर अचानक से ब्रेक लगा दे बस वाला, ठीक है। तो पहला ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, यू फील अ बैकवर्ड फोर्स व्हेन द बस मूव क्विकली फ्रॉम रेस्ट। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि अगर बस रुकी हुई है, ठीक है, और एकदम से बस वाला बस चला दे बहुत तेजी में खींचकर, यानी बहुत तेजी में पूरा एक्सीलेटर दबा दे, तो आप जो है वो पीछे की तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में होते हैं और आपकी बॉडी कहती है कि भाई रेस्ट में रहो, लेकिन आप जो है वो एकदम से बस चलने की वजह से आगे की तरफ मोशन करने लगते हैं। तो इस वजह से आपकी बॉडी आपको पीछे की तरफ धक्का देती है, इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रखने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। तो ये जो है वो दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट मैंने दो चीज़ें आपको लिखवा दी जो कि
इनर्शिया की वजह से जो है वो होती हैं। ठीक है, तो इतनी ही काफ़ी हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहें तो इसमें एक और ये भी इंक्लूड कर लीजिए कि अगर कोई बाईसाइकिलिस्ट जो है वो गिर जाता है रोड पे, तो वो गिरने के बाद भी, यानी फोर्स लगने के बाद भी थोड़ा आगे मूव करता है। और क्यों मूव करता है? क्योंकि उसके बॉडी जो है वो कहती है कि आगे कंटिन्यू मूव करो इनर्शिया की वजह से। ठीक है, तो इनर्शिया उसे मजबूर करता है आगे मूव करने पर, तो जिससे उसको चोटें ज़्यादा लगती हैं, जो है वो जो है हाथ पाँव छिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, बल्कि दो हमने लिख लिए, तीसरा आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चले अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इनका सेकंड लॉ है, उसको बताना है, तो चले यहाँ इसको पढ़ते हैं। When a net force act on a body, it produce acceleration in the direction of force. The acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass of body. तो बहुत सिंपल है कि अगर जो है फोर्स जो है वो बॉडी पर लग रही है, तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ, बल्कि नीचे आपको जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ का जो है वो फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर बॉडी पर फोर्स लग रही है तो वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन के, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें डेरिवेशन भी आपको दी हुई है, तो डेरिवेशन भी आप इजीली इसकी जो है वो देख सकते हैं, और ये जो है वो इसी तरह से उतरेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टूडेंट पहले ही लेक्चर्स में। ये पहला लेक्चर नहीं है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स के जितने भी लॉस हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये तीनों मैं दे चुका हूँ। ठीक है, और न्यूटन का कोई भी फोर्थ लॉ नहीं होता, न्यूटन के सिर्फ 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन भी लिखा होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारे 3 लॉस थे न्यूटन के, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह डिस्कशन इस पर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई इसमें क्यूरी नहीं होगी। तो चलें अभी आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। आगे हमारे को न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट आपको कहा जा रहा है कि यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो है न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जो है वो अपने पिछले के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको जो है अब करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हमारा किस तरह का आएगा हमारे पास। तो इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पहले इसको गिवन डेटा बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट, पहले मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाई ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज 850 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास 400 न्यूटन की जो है वो फोर्स किसी चीज़ पर लग रही है। फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 3400 न्यूटन। और इधर आपके पास मास क्या है? मास है आपके पास 850। तो आपने क्या करना है, टू फाइंड में क्या करना है, एक्सेलरेशन पता करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन आप खुद भी पता कर सकते हैं, लेकिन चलें जल्दी से कर लेते हैं इसे, क्योंकि आसान है। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है। तो इसको नीचे ले जाते हैं हम, एफ को, ये ए हो गया। ठीक है, तो एफ क्या है हमारे पास? 3400, और ये आ गया हमारे पास 850। चलें डिवाइड करा दीजिए पॉकेट कैलकुलेटर से डायरेक्ट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 4 न्यूटन की, सॉरी 4 जो है वो 4 हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन जो है वो आ रही है मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है, तो यूनिट कभी भी गलत ना लिखें। अगर यूनिट गलत लिखेंगे तो फिर आपके नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कट सकते हैं। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, न्यूटन जो है वो यूनिट होता है फोर्स का। तो देखें स्टूडेंट, अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 5 का ये सी है। ठीक है, क्वेश्चन वही 5 है और सी होगा। कहा जा रहा है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास। तो कितनी फोर्स जो है वो लगानी चाहिए हमारे को, जो है वो मास कितना है, मतलब कितना एक बॉडी है हमारे पास। ठीक है, गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा। ठीक है, ये हमारा है गिवन डेटा। तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी फोर्स जो है वो लगनी चाहिए जब हमारे पास मास जो है वो, हमारे पास मास है 425 kg, तो इस पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए। और अगर एक्सेलरेशन वही है जो कि हमने ऊपर निकाली थी,
ठीक है, या कहा जा रहा है ना कि फाइंड द, कहा जा रहा है यहाँ पर टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेट इन पार्ट बी। जैसे आपने एक्सेलरेशन पार्ट बी में पता की थी वही एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, बस मास तब्दील हो गया है, ऊपर मास अलग था नीचे मास अलग है, लेकिन एक्सेलरेशन वही है जो कि पार्ट बी में निकाली थी, क्योंकि वो कह रहा है आपको कि वही एक्सेलरेशन है जो कि तुमने पार्ट बी में निकाली। तो पता करना है फोर्स। ठीक है, बस कंफ्यूज हुए होंगे तो आप इधर हुए होंगे कि एक्सेलरेशन नहीं पता चल रही होगी, या अगर आपने सही से देखा होगा तो एक्सेलरेशन भी आप समझ गए होंगे। तो इधर लिखते हैं बाकी का। तो ये हो गई आपके पास फोर्स। फोर्स कितनी है आपके पास, फोर्स आपने पता करनी है। आपके पास मास जो है वो 425 का है और एक्सेलरेशन 4 है। चलें आप इसे जो है मल्टीप्लाई करा दीजिए सिंपल, आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन फोर्स जो है वो आ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी आपको पता है, फोर्स भी आपको पता है। तो चलें इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 425 मल्टीप्लाई बाय 4, द आंसर इज 1700 और यूनिट लगा दें न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की आपने, गड़बड़ी करते तो आंसर जो है वो कभी भी सही नहीं आता। ठीक है, तो चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो गया। तो स्टूडेंट इस वाले चैप्टर में जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो इसीलिए जो है मैंने आपको ये आज करा रहा हूँ तमाम चैप्टर कंप्लीट और तमाम चीज़ें भी पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि शो द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो यहाँ पर जो है वो रिलेशन बताना है, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो ये जो है आपने यहाँ बताना होगा। तो ये जो है वो सवाल इसी तरह का है जिस तरह का हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो है वो मिलता हुआ ये सवाल है कि क्या रिलेशन होता है आपस में अप्लाइड फोर्स और जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन का। तो सिंपल है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फोर्स से। तो इसका जो स्टूडेंट आंसर होगा वो ये होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। Newton's second law of motion state that when a net force act on a body, it produce acceleration in the direction of force. The acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass of body. तो आपने जो है बस ये चीज़ लिखनी है, इसके अंदर आखिर में ये लिख लीजिएगा F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A से। ये जो है एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका था ड्यूरिंग द लेक्चर। अगर आप मेरे तमाम लेक्चर देख रहे हैं कि अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही काम होता है कि एक चीज़ बढ़ाएं दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। इन्वर्सली में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ाएं दूसरी चीज़ कम हो जाए। ठीक है, या दूसरी चीज़ बढ़ाएं तो एक चीज़ कम, पहली चीज़ कम हो जाए। लेकिन डायरेक्टली में ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली में एक बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। जैसे अगर आप हाइट बढ़ाएंगे अपनी, यानी अगर आपकी हाइट बढ़ेगी तो पॉसिबल है कि मास भी बढ़ जाए। ठीक है, मास भी बढ़ सकता है। तो इसी तरह से जो है ये हो रहा होता है। या इसको अगर फिजिक्स के अंदर देख लें तो इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर आप जो है वो किसी चीज़ में मास बढ़ा रहे हैं तो उसका वेट भी जो है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वेट उसका इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वेट का और मास का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है इस फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप। तो वैसे तो ये मास कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, लेकिन अगर बढ़ा रहे हैं तो इसकी वेट भी बढ़ जाता है। तो ये जो था हमारे पास इसका आंसर था। ठीक है, इसमें रिलेशन ही पूछा जा रहा था कि क्या रिलेशन होता है एक्सेलरेशन का और हमारे पास फोर्स का। तो एक बार और दोहरा देता हूँ सवाल को। आप क्या लिखा हुआ था इसमें सवाल में, शो द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स, यानी जो आप फोर्स लगाते हैं वो, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसका क्या। तो ये जो है हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चलता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूटन के, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तीनों लॉस को। चलें अगला जो है वो न्यूमेरिकल है। फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन दैट स्पीड अप इट टू 36 मीटर सेकेंड। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है इसने काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लिया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत आसान तो था ये, लेकिन इसमें एक गलती है जो बुक से हुई हुई है। अगर आप सबसे ऊपर देखें आपको यूनिट 2 लिख के दिया हुआ है डायनेमिक का, जबकि ये क्या है, यूनिट 3 है, जो कि आपको शुरू में भी लिखा हुआ है चैप्टर में। तो इस चीज़ से तो आप अच्छी तरह से खुद भी समझ सकते हैं कि बुक में गलतियां वाकई हैं। तो वो गलती, एक गलती इसमें से यहाँ भी की गई है कि आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है वो पता करना है बॉडी का मास, एक्सेलरेशन जो है अप्लाई हो रही है और उस एक्सेलरेशन पे फोर्स कितनी है 200, और आपके पास ए दिया हुआ है। देखें ये मैं आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि 36 मीटर सेकेंड।
इनवर्स, ठीक है। लेकिन ये जो है वो ये 36 जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन है ना कि वेलोसिटी। इसको क्या करिएगा 1 लिखने के बजाय 2 लिखिएगा, ठीक है। वरना ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, ना ही इस पे इक्वेशन ऑफ मोशंस लग रही हैं, ना ही इस पे मोमेंटम का फॉर्मूला लग रहा है, ना ही कुछ और। तो काफ़ी करके चेक कर लिया है, यही इसका आंसर होगा कि भाई ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। अगर टाइम दिया हुआ होता ना तो फिर पता लग जाता, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, तो इसका यही होगा कि ये हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये हमारे को पता क्या करना है, एम। चले ये सोल्यूशन लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इसको इसके नीचे ले आते हैं, F को A को नीचे ले आते हैं, तो ये आ गया आपके पास M इज इक्वल टू एफ ए। तो F कितना दिया हुआ है आपको 200 और 36 जो है आपको वो दिया हुआ है एक्सेलरेशन। चले 200 डिवाइडेड बाय 36, आई होप आपको पता हो कितना आता है 5.55, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये जो रिमाइंडर निकल रहा है या ये जो चीज़ें निकल रही हैं, इसको जो है आप क्या किएगा, आप इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कीजिएगा, केजी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये एक्सेलरेशन, ये आपने मास निकाल लिया, ठीक है। चलें अब अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता है, उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पीछे जो एक्सेलरेशन निकाली है उसको याद रखिएगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगी। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंज टू। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्या एक्सेलरेशन होगी, यानी पीछे जो है हमने मास निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, तो पीछे जो मास निकाला है उसको याद रखिएगा। मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया, जो पीछे आपने मास निकाला है उसे आपने याद रखना है। तो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई आपके पास एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, बॉडी पर जो फोर्स है वो तब्दील हो गई है लेकिन मास वही है जो कि पीछे दिया हुआ था। अच्छा ये चीज़ यहाँ लिखी भी नहीं है कि मास वही है, लेकिन यहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ पर इसने यही कहा है कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, बॉडी सेम है। तो आपको पता है कि जब बॉडी ऊपर वाली बॉडी है वही नीचे भी इस्तेमाल हो रही है तो मास तो तब्दील नहीं होना ना, क्योंकि मैटर तो हम चेंज नहीं कर रहे। तो 5.55 kg जो है वो हमने मास निकाला था और फोर्स तब्दील हो गई है। पर फोर्स कैसे तब्दील हुई है, क्योंकि एक्सेलरेशन तब्दील हुई होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के तब्दील होने की वजह से फोर्स तब्दील हो गई है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो ऊपर दी हुई है उसके हिसाब से अलग आएगी, ठीक है। वही आ गई तो यानी आपने गलत किया है, ठीक है। तो पता क्या करना है, ए मास पता कर लिया, अब ए पता करें। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ भी वही काम करना है, हमें एम को नीचे ले जाना है उसके, तो इसको एम को नीचे ले आते हैं और ये ए हो गया। तो पहले ए लिख ले जी, लिख लीजिए। तो ये हमने लिख लिया। तो एम कितना है आपके पास 280 और मास कितना है 5.0। तो चलें इसको अब इससे डिवाइड करा देते हैं। 280 डिवाइडेड बाय 5.5, एक और बार 5 लिख लीजिए, 2 टाइम लिखा है ना हमने वहाँ। तो आपके पास आ रहा है 54, ठीक है, 54 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ गई। अच्छा एक्सेलरेशन के बढ़ने की वजह क्या आई, एक्सेलरेशन के बढ़ने की वजह जो है ये आ रही है कि फोर्स ज़्यादा लग रही है। पीछे जो है वो 200 की फोर्स थी, यहाँ जो है वो हमारे पास फोर्स कितनी थी वे 280 की। तो फोर्स बढ़ेगी तो आपको पता है एक्सेलरेशन भी बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन है, जब भी ये पढ़ाया था मैंने आपको पीछे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 7 में जो है वो पहले ही न्यूमेरिकल दे दिया गया है आपको, ये जो है हमें न्यूमेरिकल लिखना होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि एन एम्प्टी कार हैज़, पहले सबसे पहले गिवन डेटा बनाते हैं। तो लाइन जो है मैं रिमूव करके सही ड्रॉ करता हूँ। तो गिवन डेटा में आपको सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एन एम्प्टी कार हैज़, यानी एक एम्प्टी कार है, खाली गाड़ी है, उसका वजन है आपके पास, और उसका वजन कितना है, उसका वजन जो है आपके पास है। तो आपको पता है कि कार का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो गिवन डेटा लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन डेटा, तो गाड़ी का वजन कितना है 1200। तो ये जो है इसका वेट आ गया केजी, ठीक है। उसके आगे कहा जा रहा है कि द इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ,
और इंजन जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर की, 4 मीटर सेकेंड पर इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, इफ 300 kg लोड इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर्स एंड लगेज, तो 300 जो है वो, यानी ये 1 लिख लीजिए और ये 2 लिख लीजिए, इतना मास यानी जो 300 है, 300 kg मास जो है वो गाड़ी में ऐड हो गया, यानी कुछ पैसेंजर जो है वो गाड़ी में चढ़ गए, और जब पैसेंजर आए तो वो अपने साथ कुछ लगेज भी लाए, लगेज यानी कुछ सामान लेकर आए। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, तो क्या एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ये से 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, यानी आपके पास एक गाड़ी थी, ठीक है, उसका इतना मास था और इतनी उसके पास एक्सेलरेशन थी जब वो चल रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इतने पैसेंजर उसमें आ गए, तो अब क्या एक्सेलरेशन होगी। तो देखें, आप एक चीज़ तो जानते हैं कि आपके पास फॉर्मूला क्या है फोर्स का, तो स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, मतलब इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी। अब वो क्या चेंजेस होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया M1 A1, तो सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं M1 और A1 की, ठीक है। तो ये कितनी दी हुई है आपको, 1200, और ये खाली गाड़ी है, ठीक है, खाली गाड़ी का मास है और उसकी एक्सेलरेशन है। तो फोर्स कितनी हो गई आपके पास, फोर्स हो गई यहाँ पर, आपके पास फोर्स कितनी हो गई, आपके पास फोर्स हो गई यहाँ पर 4800, ठीक है, तो ये फोर्स आ गई। अच्छा, गाड़ी की जो फोर्स है ना वो सेम है, यानी गाड़ी पर फोर्स सेम लग रही है, जो फोर्स उसके ऊपर 1200 kg के मास पर लग रही थी वही फोर्स उसके अंदर जब लगेगी, जब ये जो है 300 का मास इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फोर्स वही लगेगी जो कि आपके पास 1200 पर लग रही थी। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ये मास लिखेंगे, यानी अब आपको m निकालना पड़ेगा। कौन सा मास होगा ये, देखें ये जो मास होगा वो कौन सा होगा, गाड़ी का मास होगा, जब जब गाड़ी के अंदर पैसेंजर भी हैं और गाड़ी का मास भी है। ये तो वो फोर्स आ गई ना जो कि सिर्फ हमारे पास कब आ रही थी, जब गाड़ी में कोई भी मास नहीं था। लेकिन अब आपने वो एक्सेलरेशन निकालनी है कि जिसमें गाड़ी के अंदर मास जो है वो बढ़ गया है, यानी पैसेंजर और आपके पास वो भी आ गए हैं, लोग और उनका लगेज भी आ गया है, लेकिन फोर्स सेम ही लग रही होगी, फोर्स में तब्दीली नहीं आएगी। तो आप m कैसे निकालेंगे, m1 में ऐड कर देंगे m2 को, यानी ये m1 गाड़ी का मास होगा जब खाली थी, और ये m2 जब होगा जब वो भरी हुई थी, ठीक है। तो ये 1200 हो गया और ये प्लस 300 हो गया, तो ये कितना आ गया, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, वरना तो फिर मास तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो चलें इसे ऐड कर लीजिए, इसके फिर आपके पास हो जाएगा 1500। तो ये 1500 वो मास आ रहा है जब गाड़ी के अंदर जो है वो पैसेंजर भी मौजूद है और गाड़ी का अपना मास भी मौजूद है। अब पता करनी है एक्सेलरेशन, फोर्स जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, फोर्स क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर फोर्स फॉर्मूला लिख देते हैं हम, फॉर्मूला लिख देते हैं m, ये m1 हो गई, ठीक है, ये m1 निकल गई, ये जो है वो सेम रहेगी। तो F इज इक्वल टू F1, ठीक है। तो ये आप निकाल चुके हैं, आपको क्या पता करना है, आपको ये भी फोर्स वही फोर्स है जो कि फोर्स उतनी ही लग रही है जो कि गाड़ी खाली थी जब लग रही थी, और जब गाड़ी भर गई जब भी वही लग रही है, ठीक है। तो फोर्स तब्दील नहीं हुई। तो देखा होगा आपने कि एक ही स्पीड से गाड़ी मूव कर रही होती है, अगर वजन बढ़ भी जाए तो गाड़ी फिर हल्की मोशन करने लगती है, तो ये जब यही हो रहा होता है वहाँ पर। तो अब क्या करना है, हमें ए पता करना है, F1 तो हमें पता है, तो क्या कर देंगे, इसे हम खोल देंगे एम ए के फॉर्मूले में, ठीक है। इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि हमें ए पता करना है ना, जिसे मैंने 2 भी लिख दिया था, m2 लिख देता हूँ, ठीक है, A2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो A2 इधर हो गया और ये F1 और ये M, तो कितना आया था आपके पास, ये आ गया आपके पास मास, ये आ गया आपके पास फोर्स और ये आ गया आपके पास मास, तो ये आ गई आपके पास एक्सेलरेशन जो कि बन रही है आपके पास 4800 डिवाइडेड बाय 1500, द आंसर इज 3.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन देखिए कम हो गई, कम क्यों हुई, क्योंकि फोर्स तो वही है लेकिन मास बढ़ गया, मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर कम आ रही है आपके पास, क्यों, क्योंकि फिर अब वो उसके अंदर फोर्स बढ़ने की वजह से, और आपको पता है कि फोर्स और मास का जो रिलेशन है, एक्सेलरेशन और मास का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो मास जो है वो कम होगा, ठीक है, और अगर आपके पास मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन जो है वो कम होगी। तो देखिए मास बढ़ा आपके पास,
गाड़ी का मास मिला लिया और हमने जो है वो दूसरा मास मिला लिया पैसेंजर्स का, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो गई। ठीक है, तो ये जो था तरीक़ेकार था। यहाँ पर ये वाला मास यूँ निकाला क्योंकि गाड़ी का मास भी चाहिए था हमें और पैसेंजर का भी, क्योंकि हम जो फोर्स लग रही है वो गाड़ी पर लग रही है, पैसेंजर पर नहीं लग रही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। थोड़ा हार्ड था, कॉन्सेप्ट वाला था, लेकिन हो गया हमारा। चलें, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल था आपके पास, ठीक है, और कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि इनैमोरेटेड एटलीस्ट 3 क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। तो इनैमोरेटेड का मतलब होता है, इनैमोरेटेड का मतलब होता है कि डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है, फ़र्क बयान करना है कि मास और वेट के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो चलें आप इसको देख लेते हैं, पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा स्टूडेंट? 8A। तो वेट और मास के दरमियान, वेट और मास के दरमियान जो है वो हमें, वेट एंड मास के दरमियान जो है हमें डिफरेंस बताना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक नहीं होती, वेट एंड मास। चलें ये भी लिख देते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब फ़र्क, ठीक है, अलग अलग है तो फ़र्क भी होगा ना। तो एक पॉइंट नहीं बताना आपने, ज़्यादा पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स बता देते हैं। 3 पॉइंट जो है वो हमारे लिए बहुत होंगे और 3 पॉइंट में जो है हमारे काम हो जाएगा। 3 पॉइंट्स ही हमें इसमें भी कहा है इन्होंने, और वो जो हमें ऊपर दिए हुए हैं वही लिख लेते हैं। तो इधर पॉइंट देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी कितना जो है वो मैटर बॉडी में मौजूद है, कितना जो है वो, कितने जो है वो हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस मिलाकर कितना मास बन रहा है, तो ये जो है हमारे पास मास होता है। वेट क्या होता है? ये जो है वो प्रोडक्ट होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मास का। ठीक है, वेट इज अ मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि कितनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो ये जो है हमारे पास वेट होता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये प्रोडक्ट होता है मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। चलें ये लिख लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। मास इज मेजर्ड इन केजी, मास का यूनिट होता है केजी। ठीक है, केजी में मेजर किया जाता है। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि ये भी एक फोर्स होती है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वेट जो है वो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास इज कांस्टेंट एट एनी प्लेस, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, और वेट जो है वो तब्दील होता रहता है ग्रेविटी के हिसाब से। यानी अगर आप सन पे, यानी आप अगर अर्थ पे निकालेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, मून पे निकालेंगे तो अलग आएगी, और अलग अलग जगह पर इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? डाउनवर्ड। ठीक है, और मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है ना हमें। तो ये जो था सिंपल, मैंने 3 डिफरेंस से ज़्यादा बल्कि 4-5 बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये सवाल। अच्छा, इसका पार्ट 2 भी है, बल्कि बी पार्ट है। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको मास दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि वेट पता लगाओ। और वेट कहाँ पे पता लगाना है? मून पे, एम पे, अर्थ पे और मार्स पे। ठीक है, मार्स के लिए बड़ा एम बनाते हैं और मून के लिए छोटा एम। ठीक है, तो इन 3 जगह पर आपने वेट पता लगाना है। तो आप तो बोलेंगे वेट एक ही जैसा रहेगा, लेकिन इन तीनों जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू तब्दील होती है। ठीक है, तो चलें यहाँ उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो न्यूमेरिकल नंबर बी दिया हुआ है 8B, वो करते हैं, आसान ही है। तो न्यूमेरिकल में आपको कहा जा रहा है कि, मैं उतार देता हूँ पहले, गिवन डेटा देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये EN है, ठीक है, ये डी ए, ठीक है, डेटा। इसमें कहा जा रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है, चाहे वो अर्थ पे निकालें, मून पे निकालें या मार्स पे जगह निकालें, मार्स पे निकालें सेम ही रहता है, तब्दील नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब कहा जा रहा है कि फाइंड इट्स वेट ऑन, वेट पता करो, अर्थ पे पता करना, ठीक है, मून पे पता करना और मार्स पे पता करना। अज्यूम द ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू जो है वो ई पर, यानी ये जो है वो अर्थ की वैल्यू है, अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ये है, आपको पता है कि 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर सेकेंड स्क्वायर। और चांद पे कितनी दी हुई है आपको? चांद पे जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो है मीटर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मार्स पे कितनी है? मार्स के लिए बड़ा एम बना रहा हूँ, तो मार्स पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, देख लीजिए तब्दील आ रही है हर जगह पर, वो है इतनी आपके पास। तो पता क्या करना है आपने? टू फाइंड क्या करना है?
आपने फाइंड करना है वेट अर्थ पर, वेट ही पता करना है आपने मून पर, हर जगह पर अलग अलग आएगा क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, सोल्यूशन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, चलें अब अर्थ पे पता करते हैं। EAR पहले अर्थ आता है ना, तो अर्थ पे पता करते हैं, यानी हम अर्थ पे रहते हैं ना, तो अर्थ की पहले पता करते हैं ग्रेविटी, सॉरी वेट पता करते हैं कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, WG इज इक्वल टू M और GE, बल्कि E होगा, ये G नहीं होगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। तो M कितना दिया हुआ 60 और G की वैल्यू कितनी है 9.8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थ के ऊपर वेट आ जाएगा। चलें इसे निकालते हैं, तो आ रहा है आपके पास 588। ठीक है, अर्थ पर जो आपके पास वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 588, लिखता हूँ मैं इधर, तो ये आ गया आपके पास वेट 588 और न्यूटन। अच्छा, अब मून पे निकालते हैं वेट, तो मून पे कितना आएगा देखते हैं, ये फॉर्मूला हो गया वही है, बस M लिख दिया हर किसी के साथ, मास वही रहेगा, मास कहीं भी ले जाएं तब्दील नहीं होता। अच्छा, आपके पास जो ग्रेविटी दी हुई है मून की वो दी हुई है 1.6। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो अब वेट कम आएगा जब भी इंसान इजीली थोड़ा बहुत उछल पाता है वेट पर वहाँ मून पर जाकर, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में कम है। तो कितनी आई आपके पास 96। अब निकालते हैं मार्स पर, MARS मार्स। ठीक है, तो मार्स पर क्या होगी, ठीक है, ये मार्स के लिए शो किया 60 और ये 0। और ग्रेविटी कितनी है मार्स पर, मार्स पे भी ग्रेविटी कम है अर्थ के मुकाबले में, तो ये आपके पास तीनों आंसर आ गए, ये भी आंसर है, ठीक है, ये भी आंसर है, बस इसका आंसर निकालना है। 60 डिवाइडेड बाई 3.7 222। ठीक है, ये वेट आएगा आपके पास मार्स पर। ठीक है, तमाम आ गए आपके पास, नोट डाउन कर लीजिएगा। चले आंसर थोड़ा मैं यूँ करके लिख देता हूँ नीचे इसके, ताकि बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बात अच्छी तरीके से समझा दिया, कोई गड़बड़ी नहीं की है यहाँ पर। अगला सवाल करते हैं, आसान है लेकिन बस थोड़ी सी उसमें चीज़ें बतानी होगी। तो चलो स्टूडेंट, अब जो है अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास 9 है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि डिफाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। तो फोर्स जो है वो डिफाइन करनी है कब कब, जब जो है वो सर्कुलर मोशन हो रहा हो, यानी जब जो है वो सर्कल में मोशन हो रहा हो तो उस वक्त क्या फोर्स होती है, इसको जो है वो डिफाइन करना है आपने। तो चले आ जाए इसको डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब कोई चीज़ सर्कल में मोशन कर रही होती है तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही होती है। और मैं आपको ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और मैं ये होप करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप ये चीज़ जो है वो भूले नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने आपको पढ़ाया है, काफ़ी टाइम मैंने आपको इस चीज़ को समझाया है, तो आपको जो है वो आ गई होगी ये चीज़ जहन में कि जब सर्कल में मोशन हो रहा होता है तो उस वक्त कौन सी फोर्स लग रही होती है। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है कि the force required to move a body along a circular path is called centripetal force। तो जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है या उसे सर्कल में मूव कराना होता है तो हमें जो फोर्स चाहिए होती है वो होती है सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। और इसके जो है वो चंद आप क्या फैक्टर है, मतलब इसके फॉर्मूला देख लीजिए। mv²/r, तो m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी रेडियस और ऑब्जेक्ट, यानी ये जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो है वो रेडियस होता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के गिर्द घूमता है, तो वो भी जो एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स की। स्पिनिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग, और एक बॉल जो है अगर आप घुमाते हैं यानी कुछ बॉल बांधकर घुमा रहे होते हैं तो वो भी स्पिनिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग, यानी आपने जो है वो बॉल घुमा रहे हैं बांध कर रस्सी से अपने इर्द गिर्द, तो ये भी एक मोशन है। टर्निंग अ कार, गाड़ी जब घूमती है तो भी सर्कल में घूम रही होती है, तो ये भी एक सेंट्रीपिटल मोशन हो रहा होता है।
तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले भी मैं ये लेक्चर आपको दे चुका हूँ, तो बस यहाँ पर रिवीजन था ये थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ फिगर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो देखें इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, ड्राइंग करनी है, ठीक है, ड्रॉ करके बताना है। ये है सर्कल, ठीक है। आई होप आप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके पास है सर्कल, थोड़ा ऐसे और एक्यूरेट बनाते हैं, ठीक है। तो चलें ये एक्यूरेट है। अब तो आपने इसमें बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंट्रीपिटल की कहाँ डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी की कहाँ डायरेक्शन होती है सर्कल में। तो ये बना दिया हमने सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, सेंटर की तरफ। तो ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन बता दी। तो ये हो गई आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, FORC फोर्स, ठीक है। ये हो गई आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, सर्कल के सेंटर की तरफ। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल की कहाँ होती है, इसके अपोजिट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल की कहाँ होती है, आउटवर्ड द सर्कल। तो हो गया ये सेंट्री FUGAL, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल FUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी। देखिए वेलोसिटी जो है ना, इसमें जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट होती है, टेंजेंट वेलोसिटी। अब टेंजेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए कि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इस तरफ होती है, स्ट्रेट लाइन में, और ये कोशिश करती है कि बाहर निकले, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये छोटी सी डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी, साफ सुथरी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो ऊपर वाले सेंट्रीपिटल फोर्स मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स क्या है, आउटवर्ड द सर्कल, अवे द सेंटर, ठीक है। अवे द सेंटर है ना, आउटवर्ड द सर्कल जा रही है। और सेंट्रीपिटल की कहाँ है, सर्कल के सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल। और वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है कि वो लाइन जो कि सर्कल से टच करते हुए गुजर रही हो, ठीक है, उसे टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आगे आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेंजेंट का नहीं कहा था, लेकिन मैंने चले इजाफी बात बता दी। चलें आगे जो है वो न्यूमेरिकल है, उसे सॉल्व करते हैं, फिर हमारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। चलें स्टूडेंट, अब जो है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो आसान है, फॉर्मूला याद रखिएगा। वेलोसिटी का आपने शायद सेंट्रीपिटल वेलोसिटी का आपने शायद फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो वो उसकी डेरिवेशन भी फर्स्ट ईयर में आती है, तो वो आपको करवाई जाएगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। यहाँ पर नहीं दी हुई है, बल्कि यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगल की भी जो है वो डेरिवेशन नहीं दी थी, थोड़ी हार्ड डेरिवेशन होती है इसकी। कहा जा रहा है कि अकार इज टर्निंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कुलर पाथ है, उस पर गाड़ी टर्न हो रही है, ठीक है, घूम रही है। जैसे यू टर्न लेते हुए आपने देखा होगा गाड़ियों को, यहाँ आपने कार ट्रैक पे देखा होगा जो सर्कल में घूम रही होती है। तो आगे ये बात की जा रही है कि सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे पे, यानी हाईवे आपने देखा है ना, स्ट्रेट रोड जिधर से हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस। तो रेडियस कितना बना रही है वो, यानी जो सर्कल वो बना रही है उस सर्कल का रेडियस कितना है, इतने मीटर है, ठीक है। ये भी एक डिस्टेंस ही होता है। द मास ऑफ कार कार का मास कितना है आपके पास, आई थिंक 600 kg, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है, उसके अंदर वेलोसिटी है आपके पास। तो यहाँ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी आपने पता करनी होगी। अच्छा, मैं आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर जो है ये यूनिट नहीं होता है, ऐसा यूनिट नहीं होता वेलोसिटी का, ऐसा यूनिट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना हो तो क्या करेंगे कि जो चीज़ दी हुई है आपको उसे मल्टीप्लाई करा दें 1000 से, डिवाइड कर दें 3600 से। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकंड में चली जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करा लें फिर डिवाइड करा लें, तो आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 20, ठीक है, 20 मीटर सेकंड पर सेकंड। तो ये जो है आप हमारे पास ऐसा यूनिट आ गया। तो टू फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉडी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो FC और AC, ठीक है। तो पहले FC पता करते हैं। FC क्या है आपके पास, FC, ठीक है, FC एरिया भी होता है,
तो एफ सी क्या है आपके पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये वी स्क्वायर आता है, फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं इसका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपरों में। ठीक है, जहन में बिठा लीजिएगा फॉर्मूले को, 20 और ये स्क्वायर और ये आर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने 20 का लेना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 600 मल्टीप्लाई बाय 400, और आर कितना आ गया आपके पास, आर मैंने मेंशन नहीं किया पीछे, आर मेंशन कर देते 1000। ठीक है, ये हो गया आपके पास 1000। चले, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 400 करते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय 400, तो आ गया आपके पास 4 और 2 4 0 0 0 0। ठीक है, और 1000 से डिवाइड करा दें। ठीक है, सही आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, डेसिमल पॉइंट ना हो ना, और जितने भी नंबर दिए वो तो तमाम उतारिएगा। अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट होता ना तो 2 नंबर उतार लेता मैं डेसिमल के बाद, लेकिन तमाम उतारे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो। ये चीज़ हम गलती कर जाते हैं अक्सर बच्चे। ठीक है, कि वो डेसिमल इस तरह भी वो जो है 2-3 नंबर उतार के आ जाता है, तो आंसर पूरा ही गलत हो जाता है। तो डिवाइड करा दिया तो हमारे पास आ गया 240, और न्यूटन, न्यूटन क्यों, फोर्स है। तो ये आपके पास आंसर नंबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके पास कि आपके पास एफ सी जो है वो आ गया, ये अलग कर देते हैं इसे थोड़ा सा, एफ सी आ गया आपके पास न्यूटन। ठीक है, चलो इसे रिमूव करके सेंटीपिटल एक्सीलरेशन पता लगाते हैं। देखें, एक बात ध्यान में रख लें कि सेंटीपिटल एक्सीलरेशन पता करने के लिए प्रॉपर डेरिवेशन की जाती है। एक्सेलरेशन का लफ्ज सुनते ही यहाँ पर आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा एफ इज इक्वल टू एम ए, ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी काम, इसके अंदर जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आती है और रेडियस भी आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो वेलोसिटी आपको दी हुई थी 20 और 1000, तो 400 हो गया, स्क्वायर पहले ही निकाला था हमने। चले ये जो है हमारा हो गया 400 डिवाइडेड बाय 1000, 0.4। एक्सेलरेशन काफ़ी कम है। ठीक है, 0.4 मीटर, यूनिट वही रहेगा, यूनिट में तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो, कोई सी भी एक्सेलरेशन हो, यूनिट सेम ही रहता है, यूनिट तब्दील नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा अल्लाह के फजलो करम से हो गया, बिल्कुल सही आया है। चलें, अब जो हमारे 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं उसको भी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो फ्रिक्शन से मुताल्लिक होंगे। ठीक है, जो फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये जो है आपने बताना है, और एग्जाम्पल भी देनी है कॉमन लाइफ में। ठीक है, तो आ जाए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको जो है वो फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही होगी, द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो वो फोर्स जो कि मोशन को रोके उसे जो है वो फ्रिक्शन कहा जाता है। यानी 2 सरफेसेस के दरमियान अगर मोशन हो रहा हो और एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मोशन कर रहा हो और जो चीज़ उस मोशन को रोक रही हो उसे फ्रिक्शन कहते हैं हम। ठीक है, तो इसको फिर आगे पूरा डेफिनेशन पूरी इसकी जो हमने डेरिवेशन भी की हुई है तो वो भी आप उतार लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट आपके पास नहीं होता। ये थोड़ा जहन में बिठा लीजिएगा कि आप इसका कोई यूनिट नहीं लगा दीजिएगा। अगर आपने इसका कोई यूनिट लगा दिया तो ये गलत काम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता करना होगा। अच्छा, 2 कॉमन एग्जाम्पल भी देनी थी हमने, तो एग्जाम्पल जो है वो आसान है जो कॉमन लाइफ में आ रही हो। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लीजिए आप, EXAMPLE, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एक तो एग्जाम्पल लिख लीजिए कार की। ठीक है, जब कार मोशन कर रही होती है उसके ऊपर भी फ्रिक्शन लग रही होती है। और दूसरी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप बाईसाइकिल की या मोटरसाइकिल की, या आप चाहें तो अपने पास से भी कोई अच्छी सी लिख सकते हैं, या एक बॉल की लिख लीजिए, मोशन ऑफ बॉल। जब बॉल मोशन कर रही होती है तो भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होती है। ठीक है, ये कॉमन है जो आप देखते रहते हैं रोज अपने रोजमर्रा की लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया। चलें, अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2 इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने जो है वो ध्यान रखना है। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी सरफेस। तो वेट का मतलब क्या होता है, गीला। ठीक है, आपको पता है कि जब सरफेस गीला होता है तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही होती है बतदरीज सूखे हुए सरफेस के।
तो गीला सरफेस है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्शन आपको कितनी मतलब आगे मास कितना, यानी जो है ब्लॉक देखें ये एक ब्लॉक है, ठीक है, वो रखा हुआ है। तो उसके रखे हुए होने से क्या हो रहा है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है। चलें गिवन डेटा बनाते हैं। तो गिवन डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, चलें मैं यहाँ बना देता हूँ अच्छी तरीके से। तो गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है मास। तो मास कितना है ब्लॉक का, 15 kg। kg जो है वो यूनिट होता है मास का। अच्छा, व्हेन इट इज पुल्ड, तो उसे जो है वो पुल्ड किया गया स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस। तो उसे स्ट्रिंग से बैलेंस किया, मतलब उसे जो है वो स्ट्रिंग बैलेंस से चेक किया गया कि उस पर फोर्स कितनी लग रही है। तो उस पर जो फोर्स लग रही थी वो लग रही थी आपके पास 3 न्यूटन की, ठीक है। जो वो ब्लॉक रखा हुआ था उसके ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। और ये किससे पता चला 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई मसला नहीं है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पता कर लो टू फाइंड। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, पहले ही बता चुका हूँ, ये सिंबल होता है इसका म्यू, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू म्यू आर। अब आप बोलेंगे सर आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। देखिए मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, पहले मैं आपको समझा दूं कि ये mg यहाँ पर है क्या। ये mg जो लगा हुआ है ना, नॉर्मल रिएक्शन है, यानी वो नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस जो है वो बॉक्स पे लगा रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने ये आपको डिटेल में समझा दिया था। जब ही कह रहा था कि मैं आप जो है वो लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ भी मैं इस तरह आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इस तरह समझा रहा हूँ कि पीछे अगर कुछ रह गया था या नहीं समझ में आया था यहाँ आ जाए, ठीक है। तो अब जो है हमने ये आर किसके बराबर होता है, एम जी। तो मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ, डायरेक्ट आपको करा दूं, लेकिन मेरी ये जो है वो उम्मीद है कि अगर मैं आपको अब आधे घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ तो चले 40 मिनट कर लेते हैं, उसे 50 मिनट में कर लेते हैं। लेकिन आपको बात ऐसी समझ में आ जाए कि पेपर में जब आप बैठे हुए हो ना, तो वहाँ फिर आप जो है वो 100 में से कम 80-70 नंबर लेकर आ जाएं, ठीक है। और अच्छे नंबरों से पास होकर अच्छी जगहों पर दाखिला लें, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। और यही कॉन्सेप्ट तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी आपसे पूछे जाएंगे, प्रोफेसर्स पूछेंगे आपसे, पढ़ाएंगे आपको वहाँ पर, वो और डिटेल में लेके जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो यही होगा बस, लेकिन आपको बस यहाँ समझ के अच्छी तरीके से जाना है। तो ये एक ज़राए है कि आप यहाँ से सीख सकते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले कि यहाँ पर एक अच्छा काम करा जा रहा है और आपको सिखाया जा रहा है। तो क्या करना है अब हमने, हमारे पास जी की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि जी कांस्टेंट होता है, मसला नहीं है। फॉर्मूला सेट कराते हैं पहले। देखें हर सवाल का जवाब जो है ना वो आपके पास हो सकता है अगर आपने उसे पढ़ा हो या देखा हो, ठीक है। इस बुक के मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो आप जो है वो समझ लिया करें ताकि आपके पास जवाबात आ जाएं। देखिए आपको फोर्स दी हुई है, मैं पुट कर दूंगा, आपको मास दिया हुआ है वो भी मैं पुट कर दूंगा, आपको वैल्यू दी हुई। देखें या 9.8 लें या 10 लें तो भी चल जाएगा, लेकिन 9.8 लिया करें वरना फिर पॉइंट के बाद नंबरों में फ़र्क आएगा। तो 3 को ऊपर ही रखते हैं, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते। 15 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो कैलकुलेटर ज़रूर खरीद लीजिएगा, पॉकेट कैलकुलेटर, ठीक है। तो उससे क्या होगा फिर आप ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट ही दीजिएगा एक न्यूमेरिकल को, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा वरना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे आपने फिर थ्योरी वाले सवाल भी करने होंगे। अच्छा यूनिट क्या लिखूँ इसका, मैं आप बताएं मुझे यूनिट क्या लिखूँ, न्यूटन या मीटर सेकेंड इनवर्स या फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर, कुछ तो यूनिट इसका लिखना पड़ेगा। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ अच्छी तरह से कि ये रेशो है नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो है, तो कोई यूनिट नहीं आता विदाउट यूनिट है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब 11A सवाल है वो करते हैं। तो देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाउ एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग। देखिए एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम को ऐसे भी लिखा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए ना कि डिफाइन द ABS, तो ये नहीं समझेगा किसी स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ABC स्कूल, वो पढ़ते हैं ना एप्लीकेशन में ABC स्कूल, XYZ स्कूल, तो ये किसी स्कूल का नाम नहीं लिखा है। ये जो है वो A से एंटी, B से क्या है आपके पास एंटी लॉक ब्रेकिंग, B से ब्रेकिंग, और ऐसे सिस्टम, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की बात हो रही होगी, ठीक है वहां पर। तो यहाँ पर हमने ये बताना है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो कैसे स्लाइड करने से रोक लेता है चीज़ों को। यानी आपको पता है कि अगर गाड़ी तेज चल रही हो और एकदम से ब्रेक लगे, क्योंकि ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है ये अचानक से ब्रेक लगाता है, ब्रेक तेज लगाता है, जिससे एक्सीडेंट बच जाता है होने से। क्योंकि अगर कोई इंसान
यहाँ कंसीडर करें कि यहाँ खड़ा है और आपकी गाड़ी यहाँ मोशन करती हुई आ रही है। अब यहाँ पर आप फौरन से ब्रेक लगा दें, ठीक है, यहाँ फौरन से ब्रेक लगा दें। अगर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपकी गाड़ी यहाँ आके रुकेगी इस पॉइंट पे, और अगर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होगा तो यहीं रुक जाएगी, तो ये इंसान बच जाएगा जख्मी होने से, जान जाने से। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जान बचाने वाली चीजें कह सकते हैं हम। तो ये किस तरह से जो है वो गाड़ी को बचा लेता है बड़े हादसा से, और आपको नुकसान से भी बचा लेता है, इंसानी जान के नुकसान से भी बच जाते हैं हम, और चीज़ों से। तो कहते हैं ना कि नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि नुकसान से बच सकें। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है और ये क्या प्रोवाइड ऐसी चीज़ करता है जिससे कि गाड़ी फौरन रुकती है। तो कहा जा रहा है कि नाउ व्हीकल्स आर इक्विप्ड विद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, ABS. ABS is designed to maintain steering stability, improve vehicles control, avoid skidding and decrease stopping distance. तो ये जो है वो stopping distance को कम कर देता है। यानी अगर गाड़ी इस पॉइंट पे रुक रही है ना, यानी इस पॉइंट पे रुक रही है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की मदद से, अगर नहीं होगा तो इस पॉइंट पे रुकेगी, और अब इस बीच में कोई भी इंसान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कुचला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है कि स्टीयरिंग व्हील होता है ना आपके पास, जो स्टीयरिंग व्हील होता है, थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील की मैं बना देता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह ही होता है स्टीयरिंग व्हील, थोड़ा थोड़ा, तो बल्कि 3 हिस्सों में होता है ना, तो ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील को क्या करता है, स्टेबल कर देता है, पकड़ अच्छी हो जाती है, स्लाइड नहीं करती गाड़ी। जब गाड़ी स्लाइड नहीं करती मतलब घिसती नहीं है, तो जहां आप जैसी ब्रेक मारते हैं ना फौरन फौरन वहीं गाड़ी रुक जाती है। ये और डिस्टेंस कम हो जाता है, जल्दी गाड़ी रुक जाती है। द ABC मेंटेन द स्टैटिक फ्रिक्शन एज द wheels start sliding, its release the brake automatically for a friction of a second, then hold wheel again to create static friction between road and tires. तो ये गाड़ी, ये जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये गाड़ी के टायर और जो जमीन होती है उसके दरमियान फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है गाड़ी के टायर और जमीन के दरमियान, और स्टैटिक फ्रिक्शन के बढ़ जाने की वजह से गाड़ी फौरन रुकती है। ठीक है, अच्छी पकड़ मिल जाती है टायर को, तो क्या होता है फिर हमारी गाड़ी फौरन रुकती है, यानी फ्रिक्शन बढ़ा देता है। ये सीधा सीधा समझ लिया, ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को, और जो डिस्टेंस होता है गाड़ी के रुकने का उसे कम कर देता है, फौरन से गाड़ी रुक जाती है। आपने देखा होगा कि अब जो गाड़ियां आ रही हैं अगर बहुत स्पीड पे चल रही हो, अगर कोई ड्राइवर आगे खतरा देखकर एकदम से ब्रेक मार दे तो अंदर वाले जो हैं वो तो बाहर आ जाते निकल के गाड़ी से। क्यों? क्योंकि फिर वो इतना जोर का ब्रेक होता है कि इतना इनर्शिया फिर आगे खींचता है चीज़ों को, तो इनर्शिया की वजह से वो विंडशील्ड जो होती है, जो आगे का जो शीशा होता है, उसको फाड़ के लोग बाहर तक आ जाते हैं, और लेकिन बाहर वाले बच जाते हैं, पैदल चलने वाले। तो वैसे तो गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स चलानी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स हम तोड़ेंगे तो अपने साथ साथ दूसरों की जानों को भी खतरा डालेंगे, क्योंकि जो गाड़ी में है वो तो खतरे में इतना नहीं है अगर वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है, ज्यादा खतरे में बाहर वाला है, क्योंकि गाड़ी टकराएगी बाहर वाले से। ठीक है, बाहर वाला गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंसान से नहीं टकराएगा, तो इसलिए बाहर वालों को मुश्किल ज्यादा हो जाएगी। तो ये सिस्टम जो होता है ये लोगों की जानें तक बचाता है, और गाड़ी को जो है वो स्टेबल करके रखता है, स्टीयरिंग व्हील स्टेबल रहता है, और फ्रिक्शन बढ़ा देता है, स्टैटिक फ्रिक्शन टायर के दरमियान, और गाड़ी फौरन से मेंटेन होकर रुक जाती है, ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ठीक है, तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है आज के एरा में। चलें अब अपना अगला सवाल करते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है, तो उसका जो जवाब है मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पर इनलिस्ट एनी फॉर यूज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ यानी एवरीडे लाइफ में कोई ऐसी 4 चीजें बताएं जिसमें जो है आप देखते हो कि रोलिंग फ्रिक्शन हो रही हो। भाई देखें, आप से मैं पूछूं कोई ऐसी 4 खाने की चीजें बताएं जिसमें तेल इस्तेमाल होता है, तो आप फौरन बता देंगे कि करी किसे कहते हैं, सालन को, बिरयानी, और इसके अलावा हलवा पूरी। ठीक है, और इसके अलावा कोई और सा आप ले लें, सूप में भी थोड़ा बहुत तेल होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, या फिर आप छोले ले लें, ठीक है, छोले में ज़्यादा तेल होता है, तो आप इजीली बता देंगे। तो इसी तरह से आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है वो है रोलिंग फ्रिक्शन हो रही होती है एवरीडे लाइफ में। तो बहुत सिंपल है, साइंस का यही काम है कि आपके जो नज़रिया है उसको बढ़ाना, सोच को इंक्रीज करना, आपकी सोच को इन्हेंस करना, कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये नहीं हो रहा तो क्यों हो रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। तो इससे फिर क्या होता है कि मॉडर्न चीज़ें बेहतर होती जाती हैं आपके सोचने से। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी इन्वेंट कर सकता है अगर मेहनत करे तो यहाँ पर आपने उन 4 चीज़ों के नाम बताने। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बाइक टायर्स। आपको पता है कि बाइक के जो
टायर्स होते हैं, बाइक के जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, व्हील्स यानी पहिए, वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपके जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन कर रहे होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि जब कोई चीज रोल करते हुए जा रही हो और जो फ्रिक्शन हो तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। क्योंकि अगर कोई चीज रोल कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही चलती रहेगी, जिंदगी भर रुकेगी नहीं। हाँ, उसमें फ्रिक्शन कम होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है दूसरी फ्रिक्शन के मुकाबले में, लेकिन फ्रिक्शन फिर भी होती है, ठीक है, इतनी कम नहीं होती कि कोई चीज रुके ही नहीं। फुटबॉल देखते हैं ना आप, जो प्लेयर होता है वो किक मारता है, थोड़ी दूर बाद जाके बॉल रुक जाती है, और क्यों रुकती है, फ्रिक्शन लगती है, जमीन की रफनेस जो है वो बॉल को जो है बॉल से टकराती रहती है और बॉल को रोक देती है, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। तो बॉल बेयरिंग सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल रोलिंग फ्रिक्शन की, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल तो हम ले भी नहीं सकते। बॉल बेयरिंग आपने देखे हैं ना, चले मैं आपको बॉल बेयरिंग्स दिखा देता हूँ। अगर जो गर्ल्स वीडियो देख रही हैं शायद उन्होंने बॉल बेयरिंग्स नहीं देखे हो, क्योंकि ये अगर फैन के अंदर भी होते हैं तो वो फैन तो हम खोल के नहीं दिखाएंगे गर्ल्स को, और ना ही गर्ल्स खुद खोल के देख सकती हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये मशीन्स के अंदर भी होते हैं, वॉशिंग मशीन्स के अंदर, लेकिन वो भी हम खोल के नहीं दिखा सकते उनको, क्योंकि उनके सामने नहीं खोलते। अगर ख़राब भी हो जाए तो हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं बाहर, और सही करवाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन खोल के उन्हें नहीं दिखा पाते। तो मैं दिखाता हूँ, ये आपके पास होते किस तरह के, डायग्राम भी आपको दी हुई है। देखिए, ये होता है पहला इसका सरफेस, ठीक है, पहली इसकी बाउंड्री, और फिर होती है दूसरी बाउंड्री। चलें, दूसरी बाउंड्री में थोड़ी स्पेस से बनाऊंगा। फिर होती है दूसरी बाउंड्री, ठीक है। इन दो बाउंड्रियों के दरमियान छोटी छोटी सी बॉल्स तो देखी होंगी आप लोगों ने, छोटी छोटी सी मेटल की बॉल्स होती हैं, ठीक है। तो जब ये चीज हम यूं घुमाते हैं ना, इसको घुमाते हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे घूमता है और ये बॉलें घूमती हैं, तो जिससे ये इतने ज्यादा कम मोशन हो जाती है, मतलब फ्रिक्शन इतनी कम हो जाती है स्लाइडिंग, कि ये ज्यादा देर तक घूम रहा होता है। अक्सर वो आपने देखा होगा कि एक वो घुमाने वाला भी आया था उंगलियों से, कि हम यूं यूं करके उसे घुमाते थे। चले मैं उसकी छोटी छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। यूं करके वो था, कुछ इस तरह की आपको उसमें वो मिलता था, तो उसको बच्चे घुमा रहे होते थे। तो उसके दरमियान में अगर आपने खोल के देखा हो, वैसे खोलिएगा नहीं अगर आपके पास है वरना ज़ाया हो जाएगा, उसमें लगा हुआ था बॉल बेरिंग छोटा सा, जो कि इतना अच्छा उसे रोटेट करता था। ज़्यादा नहीं चला, ये पहले मिलता था मार्केट में, अगले ऐप नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो ये मैंने आपको बॉल बेरिंग की एग्जाम्पल दे दी, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएगा ये बॉल बेरिंग कौन सा आइटम है, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो स्केट बोर्ड टायर्स। स्केट बोर्ड आपने देखी होगी कि पाकिस्तान में तो लोग कम ही चलाते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, ख़ासतौर पे अमेरिका में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ शहर ऐसे हैं जो कि स्लाइड पे बने हुए हैं, मतलब उठान पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए उधर जो है वो ये इस्तेमाल होती है, इस तरह से उठानों पे बने हुए हैं, तो वहाँ पर वो स्केट बोर्ड से डायरेक्ट चलते हुए नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इसका खेल भी होता है, इसको स्पोर्ट है वहाँ पर, ये पूरा एक स्पोर्ट के तौर पर है। तो ये चाल मैंने आपको नाम लिखवा दी और बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि थोड़ा सा हार्ड कहूँगा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको करा दूंगा, कोई मसला नहीं है, समझ में आ जाएगी आपको इंशाल्लाह बात। चलें आ जाए उसको सॉल्व करते हैं। तो चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ग्रुप की फीस जो है वो 500 है, और भी बच्चे ऐड हैं ग्रुप में, पूछते हैं, वहाँ पर हम आपके साथ नोट्स, लेक्चर्स और साथ ही साथ जो है वो मॉडल पेपर्स, गैस पेपर्स और बुक का PDF, जो भी मटेरियल होता है, और हमारे ये जो फिजिक्स के लेक्चर, मैथ के लेक्चर, इंग्लिश के लेक्चर्स भी शेयर करते हैं। तो अच्छी तैयारी हो जाती है बच्चों के पेपरों की। तो अगर आप चाहें तो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं ग्रुप में। फीस 500 है, जो कि पूरे साल की होगी, ठीक है, एक बार की नहीं होगी, यानी हर महीने नहीं देनी होगी, सिर्फ साल में एक बार देनी होगी। तो चले आ जाए इधर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लोर द फॉलोइंग फिनोमिनन इन रिलेशन विद डायनेमिक्स। तो कहा जा रहा है कि ये आपको कुछ फिनोमिनन दिए, यानी कुछ चीजें दी हुई हैं, तो इन चीजों में आपने बताना है कि डायनेमिक्स कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो हमें पता है डायनेमिक्स क्या होती है, फिजिक्स की ये ब्रांच है, यानी सबसे पहले फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक, और मैकेनिक्स की ब्रांच है डायनेमिक। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है काइनेमेटिक जिसे हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी डायनेमिक। डायनेमिक में हम सिर्फ फोर्स को स्टडी करते हैं कि फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है। मोशन क्या क्या हो रहा है उसको नहीं देखते, सिर्फ फोर्स की वजह से जो मोशन हो रहा है उस फोर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चंद चीजें आपको दी हुई हैं, आपने इसमें बताना है कि कहाँ का फोर्स लग रही है। कहा जा रहा है कि व्हेन एन एयर फिल्ड बलून इज रिलीज। तो जब एक एयर फिल्ड बलून, यानी हॉट एयर बलून, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, आई होप अच्छा बन जाए। ये हॉट एयर बलून बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा, आई होप कि बड़े बड़े मुल्कों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने की जो वजह होती है वो ये होती है कि इसमें सफ़र किया जाता है, और बीच में जो है इसके बास्केट लगी हुई होती है। तो आई होप ये अच्छा बनाया हूँ मैंने।
ठीक है, तो आपने ये बताना है कि ये हॉट एयर बलून जो है ना, जब इसके अंदर गैस भरी जाती है तो क्या फिनोमिना लग रहा होता है इस पर जो है हमारे पास डायनेमिक का। तो चले यहाँ इसको मैं पढ़ाता हूँ और बताता हूँ। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉट एयर बलून इज अ लाइटर देन एयरक्राफ्ट, यानी ये जो जहाज होते हैं ना हमारे पास बड़े बड़े, इससे ये काफ़ी हल्का होता है। इसमें होती है हमारे पास कंसिस्टिंग ऑफ अ बैग, इसमें एक बैग होता है, ये आपको दिख रहा होगा, कॉल एन एनवेलप विच कंटेन हीट एयर, तो जिसमें जो है हीटेड एयर, यानी इसमें हीटेड एयर भरी जाती है और फिर इसको जब हीट किया जाता है तो गैस जो है वो ऊपर की तरफ मोशन करती है। द हीटेड एयर इनसाइड द एनवेलप मेक्स अ बायोजेंट, तो बायोजेंट क्या होता है कि वो फोर्स जो कि ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाए और ऊपर की तरफ मोशन कराए। ये बायोजेंट एक थ्रस्ट होता है, एक चीज होती है जो कि ऊपर की तरफ मोशन कराती है चीज। सिंस इट हैज अ लोअर डेंसिटी देन द clouder air outside the envelope, and with all aircraft hot air balloons cannot fly beyond the atmosphere। तो यहाँ पर ये होता है कि इसमें ठंडी हवा भी होती है। तो आपको पता है कि ठंडी हवा जो है वो भारी होती है, यानी ठंडी जो एयर है वो भारी होती है गर्म हवा के। तो जो ठंडी हवा होती है जब इसे नीचे गर्म किया जाता है तो गर्म हवा जो है वो ऊपर चली जाती है और वो उसको बायोजेंट एक फोर्स देती है और वो फोर्स लगने की वजह से ये ऊपर की तरफ मोशन करने लगता है। और जो ठंडी हवा होती है वो इसे नीचे की तरफ ले आती है, मतलब जो ठंडी हवा है वो नीचे से निकल जाती है, ये ऊपर से खुला हुआ होता है, पूरा पैक नहीं होता। और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ मोशन करती है और इसे भी ऊपर की तरफ मूव करवा देती है। तो इस तरह से ये मोशन करता है। ये हॉट एयर बलून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गर्म, इसके अंदर जो है वो गर्म हवा भरी जा रही होती है और गर्म हवा जो है वो हल्की होती है कोल्ड हवा, यानी कोल्ड एयर के मुकाबले में, ठंडी हवा के मुकाबले में। ठीक है, तो इस वजह से फिर वो गर्म हवा ऊपर जाके लगती है इसके सरफेस पे और इसको एक थ्रस्ट मिलता है और ये ऊपर की तरफ मोशन करने लग जाता है। अगर बीच में जो है वो हीट ना हो ना, हीट ना किया जाए तो फिर ये मोशन नहीं कर सकता। मतलब इसमें एक हीट करने वाली चीज लगाई जाती है जो मोशन कराती है। ठीक है, चलें ये एक हो गया हमारे पास। तो मैं ये नीचे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, तो लिखा हुआ है कि राइडिंग अ बाईसाइकिल नीड कंटिन्यूअस पेडलिंग। तो बाईसाइकिल पे जब हम सफर कर रहे होते हैं तो हमें कंटिन्यूअस पेडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी मुसलसल पेंडल मारने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम मुसलसल पेंडल ना मारे तो गाड़ी साइकिल जो है वो रुक जाएगी। अब क्यों रुकेगी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपन इफ वी स्टॉप पेंडलिंग वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, अगर हम रोज पेंडलिंग ना मारे बार बार तो गाड़ी रुक जाएगी। अब इसकी क्या वजह होगी। When we stop pedaling, the bicycle begin to slow down. The reason is friction start acting opposite to direction of motion, which leads to slowing down the bicycle। तो बहुत सिंपल है, अगर हम पेंडल मारना छोड़ देंगे तो साइकिल को फोर्स मिलना रुक जाएगी और साइकिल जो है वो मोशन करने से रुक जाएगी। चलें ये साइकिल के लिए बना देता हूँ। ये साइकिल के लिए मैं एक लाइन बना रहा हूँ कि साइकिल आगे मूव कर रही थी, ठीक है, और हमने पेंडल मारना छोड़ दिया। तो साइकिल को पेंडल मारने छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि इसने जो है वो मोशन करना रोक दिया, क्योंकि फ्रिक्शन ने जो है इस पे लगना शुरू हो गई साइकिल पे और फ्रिक्शन की वजह से जो है वो साइकिल रुक गई। अगर हमारे पास फ्रिक्शन ना हो साइकिल पे, सिर्फ साइकिल पे, और बाइक है उस पर फ्रिक्शन हो, तो साइकिल जो है वो तेज जा सकती है बाइक से, क्योंकि बाइक पे फ्रिक्शन लग रही है, साइकिल पे नहीं लग रही, तो साइकिल ज़्यादा तेज मूव कर सकेगी। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें हम साइकिल से फ्रिक्शन खत्म कर दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब साइकिल पे पेंडल मारना छोड़ देते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है, फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाती है और फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ती रहती है और फिर मोशन रुक जाता है। ठीक है, और दोनों फोर्स बैलेंस हो जाती हैं। चलें यहाँ पर हो गया हमारा काम। अब अपना अगला पढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो ये आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, द बाइकर राइडिंग इन द डेथ वॉल। तो डेथ वॉल किसे कहा जाता है। डेथ वॉल जो है वो मौत के कुएं को कहा जाता है। आई होप आपने अपनी जिंदगी में देखा हो। तो डेथ वॉल जो है वो मौत के कुएं को कहा जाता है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ बाइक मूव ऑन अ वॉल देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस इन प्ले। तो जब एक बाइक यानी एक बाइकर जब मौत के कुएं में बाइक चला रहा होता है, इस तरह का होता है मौत का कुआं, एक कप की तरह बना देता हूँ। ठीक है, आपने आई होप देखा हो, छोटा सा बनाते हैं इसको, थोड़ा बड़ा हो गया। तो इस तरह का ये जो है वो होता है और इसके अंदर जो है वो यहाँ बाइक चला रहा होता है बाइकर। ठीक है, घुमाता रहता है, राउंड लगाता रहता है। तो जब वो चला रहा होता है बाइक तो बहुत सारी फोर्सेस उस पर लग रही होती हैं। दीज इंक्लूड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होती है जो उसे नीचे की तरफ घसीट रही होती है। विच एक्ट डाउनवर्ड फ्रॉम द बाइक टू द वॉल। तो जो कि नीचे की तरफ उसे घसीट रही होती है। ठीक है, ग्रेविटी। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट द वॉल्स एक्सर्ट अगेंस्ट द टायर्स ऑफ द बाइक। और फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो टायर और
ये जो मौत का कुआं होता है इसके सरफेस के दरमियान लग रही होती है, और वो भी कोशिश करती है कि इसको मोशन कराने से रोके, लेकिन फोर्स ज्यादा होती है जिससे मोशन करता है। एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अ परपेंडिकुलर पुश बैक बाय द वॉल सरफेस व्हेन इट रिसीव्स अ फोर्स। तो और जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होता है ना वो इसके परपेंडिकुलर होता है। देखें ये आप समझ लीजिए मौत का कुआं है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन यूं होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा हाथ इस तरफ ले आऊँ, चलें इस तरफ से लाऊं। ये मौत का कुआं, मौत के कुएं की सरफेस बना लिया मैंने अपने हाथ को, चलें इसको थोड़ा सा ये बना लिया। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, देख रहे हैं परपेंडिकुलर बन रहा है, इस तरह की डायग्राम बन रही है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मौत के कुएं का सरफेस है और ये है नॉर्मल रिएक्शन जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि परपेंडिकुलर पुश बैक अप द वॉल सरफेस व्हेन इट रिसीव। तो फिर आगे कहा जा रहा है कि देयर इज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर इज ऑल्सो अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल पाथ दैट द बाइक ट्रेसेस। तो यहाँ पर फिर सेंट्रीपिटल फोर्स आती है, क्योंकि सर्कल में घूम रहा होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लगने की वजह से ये जो हमारे पास राइडर होता है जो कि मौत के कुएं में बाइक चलाता है, इससे फिर वो क्या होता है कि बाइक जो है वो सर्कल में, यानी वो जो सर्कल बनाया हुआ होता है, उन्होंने वॉल को इस तरह बनाते हैं कि सर्कल की तरह बने, तो फिर वो उसमें मूव करता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहा होता है, ठीक है। कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसे सेंटर की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर रही होती है, और सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत लाजिम है। आगे कहा जा रहा है कि यू ऑलवेज फील अ पुल बैक व्हेनेवर योर पुल ऑन योर स्कूल बैग और सम हैवियर ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें कहा जा रहा है कि देखें आपने अपने पीठ पर, चले मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बनाता हूँ, आई होप। देखिए आपने अपने पीठ पर बैग पहना हुआ है, ठीक है, ये बैग बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। इसकी गर्दन तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, चले इसको छोटी गर्दन बनाते हैं, ठीक है। ये कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने अपने बैग, पीठ पर बैग बांधा हुआ है, तो आपने महसूस किया होगा कि आपको ऐसा लगता है कि आपको पीछे से कोई खींच रहा है, आपको पीछे से कोई खींच रहा है। तो वो कोई खींच नहीं रहा होता, वो जो है आपका जो वेट होता है, यानी जो आपके बैग में जो वेट होता है, जो मास होता है, उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है। तो वो ग्रेविटी उस मास को नीचे की तरफ घसीट रही होती है, ठीक है, उसको नीचे की तरफ घसीट रही होती है। तो आपको वेट महसूस हो रहा होता है। क्या महसूस हो रहा होता है? वेट महसूस हो रहा होता है, जिससे आपको लगता है कि कोई आपको अपनी तरफ घसीट रहा है। तो जब भी आपको कोई बोले कि बैग बहुत भारी है, तो आप उसको क्या बोलोगे? थोड़ा वजन कम कर दो, ग्रेविटी कम लगेगी, तो तुम्हें कम जो है वो पुल महसूस होगा, वरना खिंचाव ज्यादा महसूस होगा, पुल जो है वो आपको ज्यादा महसूस होगा। तो सिंपल है कि भाई बैग में किताबें हैं, किताबों का वजन है, और किताबों पे फिर ग्रेविटी लग रही है, तो वो चाहते हैं कि जमीन के सरफेस पे जाके लग जाए, ग्रेविटी की तरफ चले जाएं किताबें, चीजें, लेकिन आप उसे ऊपर करके रखे हुए, जो आपने जो है वो डिस्टेंस बनाया हुआ जमीन के दरमियान, और ये जमीन से नहीं लग पा रही है, जिससे कंटिन्यूसली ग्रेविटी आपको महसूस हो रही है, ठीक है, और आपको फोर्स महसूस हो रही है आपकी पीठ पर। और आप जो है वो कुछ कुछ बच्चे जो है वो आगे झुक कर चलते हैं कि फोर्स कम लगे, ठीक है। तो बैग को हल्का रखना चाहिए, तो सब्जेक्ट वाइज कोर्स है वो लेके जाना चाहिए, ताकि टेंशन ना हो, आप लोगों की पीठ में भी ज्यादा दर्द ना हो, बैकबोन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है, आई होप आपको अच्छी तरह लेक्चर समझ में आ गया होगा। बड़ा लेक्चर था थोड़ा, क्योंकि तमाम चीजें करानी थी। अगर छुड़वा के करवाता तो 10-15 मिनट भी बहुत थे इस लेक्चर को कवर करने के लिए। तो आई होप आपको अच्छी तरह बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो या कुछ मुझसे रह गया हो, तो आपके लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर। और अगर ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो बता दिया था मैंने पहले भी, फिर रिपीट कर देता हूँ। 500 फीस है, ठीक है, एक ही बार पे करनी है, साल में आपने हर बार पे नहीं करनी, ठीक है। को नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर भी मिलेंगे, उसी फीस में आपको जो है वो बुक्स भी मिलेंगी, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, जो भी मटेरियल होगा 2022 का आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ऐड कर लिया जाएगा। 500 पूरे साल की फीस है, इतनी तो कोई कोचिंग फीस आई होप लेता नहीं होगा 500 जो पूरे साल के लिए हो, और उसमें नोट्स, लेक्चर, तमाम चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। तो नई चीज़ है आपके लिए, तो उम्मीद है आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो फिजिक्स के इंशाल्लाह 1 हफ्ते में बन जाएंगे, ठीक है। ये अगर आप ये वीडियो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद देख रहे हैं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स दे दूंगा आपको। टाइम देख लीजिएगा, वीडियो का आ रहा होगा। इस्लामियत के आपको मिल जाएंगे, इस्लामियत के बन गए हैं, ठीक है। फिजिक्स के बन जाएंगे 1 हफ्ते में, इंग्लिश के बन गए हैं, चाहे वो मैट्रिक के हों या 9 के हों, ठीक है। हर नोट्स की फीस 100 रुपीज़ है। काफ़ी टाइम लगता है नोट्स को बनाने में, इसलिए इसकी फीस रखती है हम लोग। तो हो गए ये तमाम चीज़ें, आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।